अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी की, और केयर ऑफ वुमेन किस तरह की जाती है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी की, एंटीनेटल केयर, डिलीवरी, हाई ऑर्डर मल्टीपल्स, फर्दर रीडिंग एंड देन सेल्फ असेसमेंट। हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की क्लासिफिकेशन को समझना है और हमने अंडरस्टैंड करना है रिस्क फैक्टर क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के और क्यों इसकी प्रेवेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्यों मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही हैं इन मल्टीपल प्रेगनेंसीज़। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और इसके अलावा एंटीनेटल केयर क्या दी जाएगी उस वुमन को जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि इस पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इसकी बढ़ती हुई प्रिवेलेंस बता रहा है। ठीक है, कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो हैं तकरीबन 3% ऑफ द लाइव बर्थ हैं, प्राइमरीली क्योंकि जो है ना असिस्टेड फर्टिलिटी का यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है उसकी वजह से। ठीक है, जिसमें रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र। जितने एम्ब्रियोज ज़्यादा ट्रांसफ़र किए जाते हैं उस हिसाब से उतनी ज़्यादा फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं। ठीक है, ये असिस्टेड फर्टिलिटी की वजह से। फिर बता रहा है कि दोनों फीटल और मैटरनल रिस्क भी बढ़ जाते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी से, दोनों को रिस्क फैक्टर है। ठीक है, कंपेयर टू द सिंगल टन प्रेगनेंसी। फिर कह रहा है कि प्री टर्म बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशन है, फीटल जो है उसमें बच्चे को प्री टर्म बर्थ हो सकता है, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी सही नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। उसमें फीटल कॉम्प्लिकेशन में प्री टर्म बर्थ हो सकता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सेरिब्रल पाल्सी और स्टिल बर्थ। ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में मदर को जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकती है। ठीक है, फिर उसकी एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशन बता रहा है कि इसका मल्टीपल प्रेगनेंसी का इंसिडेंस ग्लोबली वेरी करता है। तकरीबन 1000 बर्थ में से 6 बर्थ जो हैं जापान में, उससे लेके 40 पर 1000 बर्थ नाइजीरिया में मल्टीपल प्रेगनेंसी की हो रही हैं। ठीक है, तो 1000 में से 6 बर्थ जापान में और 1000 में से 40 बर्थ नाइजीरिया में मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं। यूके में इसका रेट 1000 बर्थ में से 16 बच्चे जो हैं वो मल्टीपल प्रेगनेंसी से पैदा होते हैं, जिसमें ट्विंस ज़्यादा हैं, यानी बाकी भी होते हैं ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपल्स, लेकिन ट्विंस जो है वह वास्ट मेजॉरिटी में 97 से 99%। तो ये थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशन बताई। अब हम चलते हैं आगे रिस्क फैक्टर्स की तरफ। एक तो मदर की एज ज़्यादा है, क्यों मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा हो रही है, रिस्क फैक्टर क्या है। एक तो इंक्रीजिंग मैटरनल एज, तकरीबन 1 in 10 वुमेन जो ओवर 45 हैं, 45 उम्र से ज़्यादा उम्र की हैं, तो वो दे गिव बर्थ इन यूके एक्सपीरियंस मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, 45 ईयर्स की एज से ज़्यादा वाली जो वुमेन है उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, याद रखिएगा। मैटरनल एज। दूसरा असिस्टेड कंसेप्शन, जैसे जो आईवीएफ के प्रोसीजर्स होते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो 5 में से 1 जो है सक्सेसफुल आईवीएफ प्रोसीजर उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं। ठीक है, यूएसए में ओवर 1/3 ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसीज एंड अराउंड 80% ऑफ द ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज फॉलो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो यानी यूएस में ज़्यादा जो हो रही है ना ट्विन, ट्रिपलेट, ये आईवीएफ और इस तरह के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, असिस्टेड प्रेगनेंसी से ही जो है ज़्यादातर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं। ठीक है, तो अब जो है अगले पेज पे हम फिगर देखेंगे, उसमें 7.1 फिगर बना है, उसमें रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विन्स की टू द हाइपोथेटिकल रैंडम सिलेक्शन ऑफ 1000 ट्विन। अच्छा जी, अब इस फिगर को देखें, इसमें जो है दिखाया गया है इंसिडेंस मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसीज़ का। ठीक है, इसमें ना रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विन्स की टू अ हाइपोथेटिकल रैंडम सिलेक्शन ऑफ 1000 ट्विन पेयर्स। रैंडमली इसने 1000 ट्विन पेयर्स को सिलेक्ट किया है और फिर जो इसने एक्सप्लेन किया है मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसीज़ का इंसिडेंस। तो देखें इस फिगर में, फ्लो चार्ट में 1000 ट्विन से देखें स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल जो है 1000 ट्विन पेयर हैं, उसमें फिर बता रहा है कि 700 डायजाइगोटिक हैं, यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस।
ठीक है। डायजाइगोटिक जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, वो 2 सेपरेट एग से फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म उनसे डेवलप करेंगे, तो उसको डायजाइगोटिक कहते हैं, यानी 2 अलग अलग जाइगोट बनेंगे। तो ये हमेशा डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ही होते हैं, DCDA। ये नहीं, यानी ये 700 से 700 ही पूरे के पूरे 2 कोरियन 2 एमनियन होंगे, ठीक है। और यानी फिर इनके डिफरेंट सेक्सेस हो सकते हैं या इनका सेम सेक्स भी हो सकता है। तो 350 डिफरेंट सेक्स, 350 सेम सेक्स। देन अगला जो है डिफरेंट, यानी आधे डायजाइगोटिक ट्विंस 1 मेल होगा और 1 फीमेल। 350 से सेम सेक्स का मतलब है आधे जो हैं या तो दोनों मेल्स होंगे या दोनों फीमेल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, ये थे 1000 में से 700 जो हैं डायजाइगोटिक होते हैं, यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं। लेकिन 300 जो हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विन, यानी एक ही फर्टिलाइज होता है एग, फिर वो स्प्लिट होता है, आगे उसकी क्लीवेज होती है, वो स्प्लिट होता है। तो इनकी कोरियोनिसिटी और एमनियोसिटी डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कब हुई, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी इन 300 में से 100 जो हैं वो डायकोरियोनिक होंगे, डाई एमनियोटिक, ठीक है। यानी अगर सिंगल फर्टिलाइज्ड एग बहुत जल्दी स्प्लिट करता है, पहले 3 दिन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो स्प्लिट हो जाता है, तो हर एक ट्विन अपना अलग प्लेसेंटा बनाएगा, यानी डायकोरियोन बनेगा, अलग अलग प्लेसेंटा, और उनकी अपनी एमनियोटिक सैक होगी, यानी डाई एमनियन होगी, ठीक है। तो उनके सेक्स भी डिफरेंट हो सकते हैं अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई, लेकिन ये टिपिकली इनका सेम सेक्स ही होता है, ठीक है। इन 100 डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक का 100 का सेम जेंडर होगा। तो यानी हम इन मोनोजाइगोटिक का जो पढ़ रहे हैं, इनका 100 का सेम सेक्स होगा। बाकी जो 200 रह गए, 300 में से 100 की बात हो गई कि ये डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होंगे, अपना अलग अलग प्लेसेंटा होगा। लेकिन उनमें से 200 जो होंगे ना, वो मोनोकोरियोनिक होंगे, यानी अगर स्प्लिटिंग जो हो रही है, वहाँ पर स्प्लिटिंग 3 दिनों के अंदर हो रही थी, पहले 3 दिन में। अब यहाँ पर जो 200 मोनोकोरियोन है ना, ये तब बनते हैं जब स्प्लिटिंग 4 से 8 दिनों के दरमियान होगी। तो ये ट्विंस का एक ही प्लेसेंटा होगा, शेयर कर रहे होंगे प्लेसेंटा, उसको हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक। लेकिन इनकी एमनियोटिक सैक जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। यानी ये डाई एमनियोटिक होंगे, या फिर उनकी एमनियोटिक सैक भी शेयर हो सकती है, यानी मोनोकोरियोनिक थे लेकिन एमनियन इनकी डाई एमनियन भी हो सकती है, मोनो एमनियन भी हो सकती है। तो इनमें 190 की मोनोकोरियोन प्लेसेंटा एक ही है, लेकिन डाई एमनियन होगा, ठीक है। उसमें भी 190 का सेम सेक्स होगा, 9 नॉन कंजॉइंट होंगे, ठीक है। और 10 जो है वो मोनो एमनियोटिक होंगे, उनकी एमनियन भी एक ही होगी 10 की, जिसमें 10 जो है उनका सेम सेक्स होगा, 1 जो है वो कंजॉइंट होगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंस दिखाया गया है ओवरऑल। तो यानी अगर हम समराइज़ भी करें तो इस फिगर की समरी यही है कि डायजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत मोनोजाइगोटिक ट्विंस के, यानी वो 700 थे डायजाइगोटिक, जिसमें 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुई है। लेकिन मोनोजाइगोटिक 300 है, डायजाइगोटिक 700, तो डायजाइगोटिक ज़्यादा होता है। सारे जो डायजाइगोटिक हैं वो डायकोरियोनिक डाई एमनियन, 2 अलग उनके प्लेसेंटा होंगे, 2 अलग ही एमनियन होंगी। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, वो डायकोरियोनिक डाई एमनियन भी हो सकते हैं, एक प्लेसेंटा यानी मोनोकोरियन डाई एमनियन हो सकता है, या मोनोकोरियन मोनो एमनियन और मोनोकोरियन डाई एमनियन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आइडेंटिकल ट्विन है। मोस्ट कॉमन टाइप इनमें कौन सा है, मोनोकोरियन डाई एमनियन, यानी प्लेसेंटा एक होगा लेकिन उनकी एमनियन 2 अलग अलग होंगी। तो ये वाली टाइप ज़्यादा कॉमन है, एक प्लेसेंटा 2 अलग एमनियन, ठीक है, मोनोकोरियन डाई एमनियन। फिर कंजॉइंट ट्विंस का इंसिडेंस बता रहा है रेयर है, और ये सिर्फ तब होगा मोनो एमनियोटिक प्रेगनेंसी में, जिसमें दोनों फीटस का एमनियन एक ही होगा, एमनियोटिक सैक एक ही होगा, तो उनमें कंजॉइंट ट्विंस ज़्यादा हैं। सारी फिर लास्ट में बताया गया है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस सारे जो हैं वो टिपिकली उनके सेम सेक्स होगा, मोनोजाइगोटिक, जिसमें एक ही फर्टिलाइजेशन हुई है, फिर क्लीवेज होती है, तो उनमें तकरीबन सेम जेंडर होता है सबका। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एटियोलॉजी की तरफ पर। यानी एटियोलॉजी क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है उसको क्लासिफाई किया गया है एक तो नंबर ऑफ़ फीटस पर, कि वो फीटस ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं या क्वाड्रपलेट्स हैं या एक्सेट्रा।
दूसरा, नंबर ऑफ़ फर्टिलाइज्ड एग्स कितने थे, यानी ज़ाइगोसिटी क्या है। ठीक है, ये रेफ़र करता है कि वेदर प्रेगनेंसी एक या ज़्यादा फर्टिलाइज्ड एग से हुई है, तो ज़ाइगोसिटी। तीसरा, नंबर ऑफ़ प्लेसेंटा पे भी हमने क्लासीफाई किया, यानी कोरियोनिसिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ़ प्लेसेंटा है। चौथा, नंबर ऑफ़ एमनियोटिक कैविटी पे, यानी एमनियोसिटी, एमनियोटिक सैक कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फीटस, ज़ाइगोसिटी, कोरियोनिसिटी, एमनियोसिटी, ये क्लासिफिकेशन है मल्टीपल प्रेगनेंसी की। ट्विन प्रेगनेंसी की टाइप्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगले पैराग्राफ में बता रहा है कि ट्विन प्रेगनेंसी टाइप्स कौन सी हैं। एक डायज़ाइगोटिक ट्विन्स हैं, जो मैंने आपको बताया नॉन आइडेंटिकल। ये तकरीबन 70% ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी, ज़्यादातर जो है वो डायज़ाइगोटिक होते हैं। दो अलग अलग ज़ाइगोट्स बनते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजेशंस होती हैं। तो ये रिज़ल्ट करता है फ्रॉम ओव्यूलेशन एंड सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओसाइट्स। ठीक है, दो अलग अलग एग्स की फर्टिलाइजेशन से डायज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी। अब इसमें कोरियोनिसिटी और एमनियोसिटी याद रखिए कि ये हमेशा डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होते हैं, यानी इसमें कोरियोन भी अलग होगा, एमनियन भी अलग होगा। इसका मतलब है कि हर एक जो फीटस है उसका अपना अलग प्लेसेंटा होगा। वाइल फंक्शनली ये तो सेपरेट है, लेकिन ये प्लेसेंटा कभी कभार आपस में फ्यूज़ भी कर जाते हैं एनाटॉमिकली, और हमें एक सिंगल मास नज़र आ रहा होता है नेकेड आई से, जबकि होते वो अलग हैं, लेकिन वो हमें नज़र ऐसे आ रहे होते हैं एज अ सिंगल मास। ठीक है, एनाटॉमिकली वो कभी कभार आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक में। अब हर एक जो इसका फीटस है उसकी अपनी अलग एमनियोटिक कैविटी है, और वो आपस में एमनियोटिक कैविटी सेपरेट हुई हुई है थिक 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं फ्यूज्ड एमनियन इन द मिडल विथ कोरियन ऑन द आइदर साइड। बीच में उनकी अलग, बीच में एक एमनियन है जो फ्यूज़ हुई हुई है, कोरियन उनके आइदर साइड पे है। ठीक है, तो इस 7.2a फिगर में अगर आप देखेंगे जो ऊपर बना हुआ है, इसमें अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस दिखाई गई है डायकोरियोनिक एंड मोनोकोरियन की। ठीक है, ऊपर वाले फिगर में ए में डायकोरियोनिक है, यानी दो अलग अलग प्लेसेंटा हैं, और नीचे वाले फिगर में मोनोकोरियोनिक है, यानी एक ही प्लेसेंटा है। तो ये ट्विन प्रेगनेंसीज 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पर है। इनमें देखिए कि एक सिंगल प्लेसेंटल मास नज़र आ रहा है, लेकिन डायकोरियोनिक टाइप में जिसमें दो प्लेसेंटा हैं ऊपर वाली फिगर में, उसमें हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है प्लेसेंटल टिश्यू की एट द बेस ऑफ इंटर ट्विन मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ लैम्डा साइन। ठीक है, ये जो लैम्डा साइन है ना, ये हमें डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक वाली प्रेगनेंसी में मिलता है। ये एक्चुअली एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन ही होती है, कोरियन की होती है, यानी प्लेसेंटा की एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होती है बिटवीन द डायकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक ट्विन्स, ये जो दोनों ट्विन्स हैं इनके दरमियान में। ठीक है, ये इंडिकेटर होता है, रिलायबल इंडिकेटर है, जो हमें अल्ट्रासाउंड पे बताता है कि इसमें इस प्रेगनेंसी में ट्विन्स हैं। ये जब हमें लैम्डा साइन नज़र आता है, इसको हम ट्विन पीक साइन भी कहते हैं। 10 से 14 वीक ऑफ जेस्टेशन पर हम ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड पर ये हमें मिलता है। इसके अलावा ये जो हम डिस्कस कर रहे थे डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, तो इनमें जो जेंडर है ये सेम सेक्स पे हो सकता है या डिफरेंट सेक्स पेयरिंग भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज हुए हैं। अब आती है दूसरी टाइप प्रेगनेंसी की, ट्विन प्रेगनेंसी की, वो है मोनोजाइगोटिक। वो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ठीक है, ये 30% ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी मोनोजाइगोटिक है, कम होती हैं, वो ज़्यादा थी, 70% थी। मोनोजाइगोटिक में होता है क्या, सिंगल एग होता है, एक ही ओवम होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसी की डिवीजन जब होगी ना तो फिर जाइगोट्स अलग अलग बनेंगे, ट्विन बने, ट्रिपलेट्स बने, लेकिन एक ही एग फर्टिलाइज होता है इसमें। ठीक है, तो इसकी कोरियोनिसिटी और एमनियोसिटी डिपेंड करता है जाइगोट की स्प्लिटिंग पर। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक था, यहाँ पर जाइगोट की स्प्लिटिंग पर डिपेंड करता है। एक होता है डायकोरियोनिक डाई एमनियन, दो प्लेसेंटा दो एमनियन, यानी अगर जाइगोट बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के शॉर्टली बाद ही अगर स्प्लिट हो जाता है तो उसमें हर एक ट्विन का अलग अलग सेपरेट प्लेसेंटा बनेगा और उनकी अपनी अलग एमनियोटिक सैक बनेगी, बिल्कुल डायजाइगोटिक ट्विन्स की तरह अलग अलग बनेगा। लेकिन जेनेटिकली ये आइडेंटिकल ही होंगे, जेनेटिक मेकअप इनका सेम ही है, क्योंकि क्लीवेज हुई थी, फर्टिलाइज एक ही हुआ था। ठीक है, लेकिन इनके प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक अलग बनी है, तो ये डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक कहलाएंगे। दूसरे हैं मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, यानी प्लेसेंटा एक है लेकिन एमनियोटिक कैविटी दो अलग हैं। अब ये वाली टाइप 20% ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी होती हैं, 20% ऑफ ऑल ट्विन या 20% ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक हम इनको कहते हैं, 20% प्रेगनेंसीज हैं। ये स्लाइटली एम्बिगियस होती हैं विथ मोर कंटेक्स्ट बट टिपिकली रेफर टू परसेंटेज ऑफ ऑल ट्विन्स एज सीन इन द अर्ली फिगर।
तो ये वाली कब होगी, उसमें हमने देखा कि मोनोजाइगोटिक में जो डायकोरियन डाई एमनियन था वो जब शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्प्लिटिंग होगी तो उसमें वो बनेगा। लेकिन अगर 4 से 8 दिनों के बाद अगर स्प्लिटिंग होगी ना, फर्टिलाइजेशन होगी उसके 4 से 8 दिनों के बाद अगर जाइगोट स्प्लिट करेगा तो फिर ये वाली टाइप बनेगी जिसमें एक प्लेसेंटा है लेकिन एमनियोटिक अलग है, मोनोकोरियन डाई एमनियन। ठीक है, 4 से 8 दिनों के बाद। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो मोनोकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं, ठीक है, मोनोकोरियोनिक जिसमें यानी हम ये जो कह रहे हैं एक प्लेसेंटा है लेकिन 2 अलग एमनियोटिक कैविटीज़ हैं, तो इनमें मोनोकोरियोनिक ट्विन्स की 2 अलग एमनियोटिक कैविटीज़ होती हैं, यानी ये डाई एमनियन होते हैं। लेकिन जो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन होगी ना उनके बीच में, एमनियोटिक कैविटी की 2 अलग अलग हैं लेकिन प्लेसेंटा एक ही है, लेकिन उनके बीच में 2 एमनियोटिक कैविटी के बीच में जो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन है वो बहुत ही पतली होती है और उसमें एक सिंगल लेयर ऑफ एमनियन अलोन होगी। ठीक है, यानी इतनी पतली होगी जैसा कि उसमें एक सिंगल पतली सी लेयर एमनियन की हो, जिस तरह हमने 7.2b फिगर में देखा है। ठीक है, उसमें देखें ये वाली मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा एक ही है लेकिन 2 अलग एमनियोटिक कैविटीज़ हैं, लेकिन उनके दरमियान जो एक एमनियन की लेयर है वो बहुत ही बारीक सी है, पतली सी है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इतनी पतली सी एमनियोटिक कैविटी है, बहुत ही पतली सी है। ठीक है, यानी इसमें वो जो ट्विन पीक या लैम्डा साइन है वो एब्सेंट है, इसमें नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बीच में पतली सी लेयर है। तो ये अल्ट्रासाउंड पे में नज़र आएगा। मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक यानी प्लेसेंटा भी एक हो, एमनियोटिक कैविटी भी एक ही हो लेकिन हैं ट्विन्स, तो ये 1% ऑफ प्रेगनेंसीज़ में ऐसा होता है जब डिवीज़न 8 to 12 डेज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, मोनोकोरियन डाई एमनियन हो रहा था फर्टिलाइजेशन के 4 से 8 दिनों के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन के 8 से 12 दिनों के बाद अगर क्लीवेज होगी तो फिर एक ही प्लेसेंटा और एमनियन भी एक बनेगा, मोनोकोरियन मोनो एमनियन। ये 1% ऐसी प्रेगनेंसीज़ होती हैं और फिर इनमें जो है ना एक ही है, साथ हैं, तो इनमें कंजॉइंट ट्विन्स का इंसिडेंस होता है क्योंकि जाइगोट जो है इसकी डिवीज़न अगर 13 दिनों के बाद हो तो फिर इसमें कंजॉइंट ट्विन्स बन जाते हैं। ठीक है, उनके सर जुड़े हुए होंगे या एब्डोमेन जुड़ा हुआ होगा, कंजॉइंट ट्विन्स। ठीक है, ये ट्विन्स फिज़िकली फ्यूज्ड होंगे 8 से 12 दिनों वाली क्लीवेज में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब आता है अगला टॉपिक, केयर ऑफ अ वुमेन विद मल्टीपल प्रेगनेंसी। यहाँ पर हमने सारा जो है कंप्लीट किया इटियोलॉजी। ठीक है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी, नंबर ऑफ़ फीटस, जाइगोसिटी, कोरियोनिसिटी, एमनियोसिटी। फिर हमने सारी एटियोलॉजी देखी कि किस तरह से ट्विन्स होते हैं, कौन सी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हमने कहा, एक आइडेंटिकल, दूसरे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स यानी नॉन आइडेंटिकल, या मोनोजाइगोटिक ट्विन यानी आइडेंटिकल ट्विन्स। नेक्स्ट अब आता है केयर ऑफ अ वुमेन विद मल्टीपल प्रेगनेंसी। किस तरह से हम मदर की केयर करेंगे वुमेन की मल्टीपल प्रेगनेंसी में। तो हम नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ट्रीटमेंट और केयर जो है टेलर्ड टू द वुमेन नीड्स एंड प्रेफरेंस। ठीक है, उसकी नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से हमने उसको केयर और ट्रीटमेंट देनी है। तो वो वुमेन जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं लेकिन उसका शेयर्ड एमनियन है, यानी एमनियन शेयर्ड है, एमनियन की बात हो रही है, यानी प्लेसेंटा एक है मोनोकोरियन और मोनो एमनियन है, एमनियोटिक कैविटी शेयर्ड है, तो उसको जो है ना हमें इंडिविजुअलाइज्ड केयर देनी होगी टर्शरी लेवल फीटल मेडिसिन यूनिट में। क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें एमनियन एक होता है ट्विन्स में तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो हम उसको टर्शरी लेवल फीटल मेडिसिन में इंडिविजुअलाइज्ड केयर देंगे। ठीक है, इसके लिए स्पेशल केयर है। फिर बता रहा है कि केयर जो है वो टीम के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन होंगी, स्पेशलिस्ट मिडवाइफ्स होंगी और अल्ट्रासोनोग्राफर्स होंगे। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी। उसके बाद बताया गया है अल्ट्रासाउंड असेसमेंट हम करते हैं ताकि हम प्रेगनेंसी को डेट करें। फिर उस फीमेल की प्रेगनेंसी के लिए हम अल्ट्रासाउंड असेसमेंट जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग भी करेंगे और अल्ट्रासाउंड से हम फीटल ग्रोथ को भी मॉनिटर करेंगे। एब्डोमिनल पाल्पेशन या सिम्फाइसिस फंडल हाइट मेजरमेंट जो है ना वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ताकि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम SFH और एब्डोमिनल पाल्पेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ कर रहे होते, याद रखिएगा।
ठीक है। अल्ट्रासाउंड से ही हम डेट कर रहे हैं, ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब अनटारगेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता मल्टीपल प्रेगनेंसी में। जेस्टेशन और मोड ऑफ डिलीवरी जो है डिपेंड करता है कौन सी टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है। डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करें तो वुमेन को वही सेम एडवाइस होगी जिस तरह रूटीन एंटीनेटल क्लिनिक पर मिलती है बाकी वुमेन्स को। एनीमिया रिस्क और मैनेजमेंट का मैं अगर बताऊं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो है ना ज़्यादा हायर रिस्क होता है एनीमिया का बनिस्बत सिंगल प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो ऐसी मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली फ़ीमेल का हम फुल ब्लड काउंट 20 से 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर चेक करेंगे। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनकी सप्लीमेंट्स जो है इनिशिएट करनी होंगी अगर नीडेड है। ठीक हो गया, तो ये हो गई सारी मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली वुमेन की केयर नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर है। टर्शियरी लेवल में हम देंगे रेफ़र करेंगे अगर वो मोनोकोरियन मोनोएम्नियन है। अल्ट्रासाउंड असेसमेंट से ग्रोथ में मॉनिटर करेंगे, डेटिंग करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ नहीं है, सिम्फाइसिस फंडल हाइड यूज़ नहीं करते, एब्डोमिनल पाल्पेशन नहीं करते। डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल सेम ही होगा। मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी पे। एनीमिया का रिस्क ज़्यादा है तो उसको हम 20 to 28 वीक पर फुल ब्लड काउंट करवा के चेक करेंगे और सप्लीमेंट्स देंगे। दैट्स इट। अब आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। नेक्स्ट अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी मल्टीपल प्रेगनेंसी में। याद रखिएगा कि सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी के, जिसमें कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना, वॉल्यूम एक्सपेंशन होना, रिलेटिव जो हीमोडाइल्यूशन होती है, डायाफ्रामेटिक स्प्लिंटिंग, वेट गेन और लॉर्डोसिस, ये सारे जो हैं मल्टीपल जेस्टेशन में और ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें जो वैसे प्रेगनेंसी में होती हैं तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में एग्जेजरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे और ज़्यादा ग्रेटर स्ट्रेस पड़ता है मैटरनल रिजर्व पर। माइनर जो सिम्टम होंगे ना प्रेगनेंसी के, वो भी बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट होंगे, जैसे नोज़ा, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न। ये माइनर प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाएंगी, एग्जेजरेट होंगी मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली फीमेल में। लेकिन हाँ वेवर वो वुमेन जिसको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियक डिजीज़ है या तो उससे प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो सब्सटेंशियली इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी। ठीक है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट और मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है ना डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी, 2 कोरियन 2 प्लेसेंटा हैं, एमनियोटिक भी 2 हैं, तो उसमें कॉमनेस्ट और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है प्री टर्म डिलीवरी। या तो वो प्री टर्म डिलीवरी खुद ही स्पॉन्टेनियसली हो जाती है या आइट्रोजेनिक होती है ड्यू टू द अकरेंस ऑफ अदर एडवर्स प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री एक्लेम्पशिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, उनकी वजह से या तो खुद ही हो जाएगी या FGR फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से या प्री एक्लेम्पशिया की वजह से इनमें जो है प्री टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फिगर भी देखिए 7.3 में सिंगलटन, फिर ट्विन, फिर ट्रिपलेट, उनकी लाइंस हैं तीनों के अलग अलग। तो उसमें बता रहा है कि जो है जेस्टेशनल एज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है एट द डिलीवरी ऑफ सिंगलटन, ट्विन एंड ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। तो कितना प्री टर्म हो रहा है। सिंगलटन तो देखिए अपने जो है ज़्यादा टाइम पर ही हो रहा है, पीक उसकी 32 पर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 32 से लेकर 36 में हो रहा है। जो ग्रीन वाली लाइन है ना, सॉरी, वो सिंगलटन की है, तो उसमें देखिए वो 36 to 42 वीक, हमारा जो नॉर्मल 37 to 42 होता है ना नॉर्मल प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम, 37 to 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो उसमें ही उसकी पीक है सिंगल की। लेकिन रेड कलर जो ट्विन है, ट्विन देखें थोड़ा सा पहले हो रहा है, ट्रिपलेट तो और ज़्यादा पहले हो रहे हैं प्री टर्म। तो प्री टर्म में ये रिस्क मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में प्री टर्म का ज़्यादा रिस्क होता है। ओवरऑल तकरीबन 60% जो ट्विन प्रेगनेंसी हैं उनकी स्पॉन्टेनियस बर्थ हो जाती है 37 वीक से पहले ही हो जाती है 60% ट्विन्स की। डायकोरियन 2 अलग अलग प्लेसेंटा वाली जो प्रेगनेंसी है उसमें जो चांस है मिस कैरेज का वो 2% होता है। 15% ऑफ द केसेस में डिलीवरी जो है वो प्री टर्म होगी, 2% चांस मिस कैरेज का, 15% चांस है कि प्री टर्म हो जाएगा 2 प्लेसेंटा वाली में डायकोरियन में। लेकिन मोनोकोरियनिक ट्विंस में प्री टर्म डिलीवरी का चांस जो है, जिसमें प्लेसेंटा एक ही है, तो
उसमें प्री टर्म डिलीवरी का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 12% बच्चे जो है वायबिलिटी से पहले बॉर्न हो जाएंगे जिनका प्लेसेंटा एक है, और 25% की डिलीवरी जो है 24 to 32 वीक्स के दरमियान होगी। फिर बता रहा है विथ 2 और मोर बेबीज रिजल्टिंग फ्रॉम ईच डिलीवरी मल्टीपल जेस्टेशंस अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एडमिशन, यानी NICU के एडमिशन मल्टीपल जेस्टेशन से 20 से 25% चांस है कि बच्चों को ICU में दाखिल करना पड़ता है, NICU में, न्यूनेटल ICU में। ये मल्टीपल जेस्टेशन का एक नुकसान है एक तरह का। तो क्यों जो है, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्विन प्रेगनेंसी की जो हमने पहले बताई, मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी, यानी कोरियन प्लेसेंटा एक है लेकिन एमनियन 2 अलग अलग कैविटीज़ हैं, तो वो भी रिस्क पर होती हैं कि ऐसी प्रेगनेंसी में एक सिंड्रोम होता है, उसको हम कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और मोर रेयरली ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें ना अनईक्वल शेयरिंग होती है ब्लड की थ्रू द प्लेसेंटल अनास्टोमोसिस। प्लेसेंटा एक ही है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनईक्वल हो रही है। और ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस स्टेट्स जो है, इसमें भी अनईक्वल ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ट्विन्स की, वहाँ पर अनईक्वल शेयरिंग हो रही है ब्लड की थ्रू द प्लेसेंटल अनास्टोमोसिस। इनको मैं आगे पूरा एलेबोरेट करूँगी, और लेकिन TTS में यही है, अनईक्वल शेयरिंग ऑफ ब्लड थ्रू प्लेसेंटल अनास्टोमोसिस, और टेप्स में अनईक्वल ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द ट्विन्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे हम इनको और ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो कॉम्प्लिकेशंस जो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी की यूनिक है, यानी मोनोकोरियोनिक एक प्लेसेंटा वाली प्रेगनेंसी में होती हैं। उसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसका ट्रीटमेंट, और इसके अलावा मोनोकोरियन मोनो एमनियन ट्विन प्रेगनेंसी भी हम डिटेल में देखेंगे। कोरियन भी एक है, एमनियन भी एक है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लिकेशंस देख रहे थे मल्टीपल प्रेगनेंसी की। इसमें अब सबसे पहले आता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी। इस पैराग्राफ में बता रहा है ओवरऑल रिस्क के पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो है ना सिग्निफिकेंटली मल्टीपल प्रेगनेंसी में और ज़्यादा हायर है। ठीक है, तो उसमें अगर मोनोकोरियोनिक ट्विन है, एक प्लेसेंटा है, तो उसमें 1000 बर्थ में से 30 जो है उनमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी होती है। अगर डायकोरियोनिक ट्विन है, 2 अलग प्लेसेंटा हैं, तो उसमें 3.8 पर 1000 लाइव बर्थ में पेरीनेटल मोर्टेलिटी है। ठीक है, डायकोरियोनिक 2 अलग प्लेसेंटा में फिर भी कम है, 3.8। तो ओवरऑल जो इन्फेंट की मोर्टेलिटी है ना ट्विन्स के लिए, वो अगर हम देखें तो उसमें बता रहा है अप्रोक्सीमेटली 5.5 टाइम हायर है देन फॉर द सिंगलटन प्रेगनेंसी, मेनली ड्यू टू द एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी। तो वो पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो ही इसलिए रही है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो सिंगलटन प्रेगनेंसी है वो फिर भी अपने टाइम पर बच्चा डिलीवर होता है, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी में मसला ये है कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो प्री मेच्योरिटी की वजह से डेथ्स ज़्यादा हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी ज़्यादा है। स्टिल बर्थ का भी इसमें बता रहा है कि 1000 ट्विन बर्थ में से 12 जो है उनकी स्टिल बर्थ होती है, 1000 ट्रिपलेट में से 31 की स्टिल बर्थ होती है। ठीक है, बनिस्बत सिंगलटन के। तो ये इसमें ओवरऑल इसने रिस्क बताया है पेरीनेटल मोर्टेलिटी का मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से। आगे फिर बता रहा है कि सर्वाइवल एट एनी गिवन जेस्टेशन इज़ सिमिलर फॉर द सिंगलटन and multiple pregnancy, implying that higher mortality is primarily due to higher rate of prematurity। एक बात तो याद रख लें कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है उसकी एक ही मेन वजह है, वो है कि बच्चा प्री मेच्योर होता है। प्री मेच्योरिटी की वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी में डेथ्स होती हैं। फिर इसने वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम का बताया है कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हैज़ रिवील्ड दैट अप टू 25% ऑफ द ट्विन मे सफ़र एन अर्ली डिमाइज एंड वैनिश बिफोर डिटेक्शन। ठीक है, वो डिटेक्शन से पहले ही जो है वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब डेथ ज़्यादा है। फिर बता रहा है इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ 1 फीटस, कह रहा है कि पहले ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो पुअर आउटकम होता है रिमेनिंग को ट्विन के लिए।
ठीक है, यानी कह रहा है कि आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ वन फीटस इन ट्विन प्रेगनेंसी में बी एसोसिएटेड विथ पुअर आउटकम फॉर द रिमेनिंग को ट्विन। एक अगर उसकी डेथ हो गई ना पहले ट्राइमेस्टर के बाद, तो जो दूसरा ट्विन रह गया है उसके लिए मसला हो सकता है, पुअर आउटकम होगा उसका। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन भी रिपोर्ट हुआ है, माँ को DIC हो जाएगा अगर एक बच्चा मर गया, लेकिन इसका इंसिडेंस जो है फिर भी लो है। जो डायकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं 2 प्लेसेंटा वाली, उनमें सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है एक फीटस की, और उसमें फिर लेबर का ऑनसेट हो जाएगा। आल्दो कुछ केसेस में प्रेगनेंसी जो है अनइवेंटफुली कंटिन्यू ही रहेगी और फिर टर्म के टाइम पे ही डिलीवरी होगी, सही होगी, कंटिन्यू ही रहेगी प्रेगनेंसी, फिर टाइम पर ही डिलीवरी होगी कुछ इंस्टेंसेस में। तो कह रहा है केयरफुल फीटल और मैटरनल मॉनिटरिंग चाहिए होती है। बाय कंट्रास्ट फीटल डेथ ऑफ वन ट्विन मोनोकोरियोनिक ट्विन में, ये वाला जो अभी केस था वो डायकोरियोनिक था, 2 अलग प्लेसेंटा थे तो सब सही था, डिलीवरी टाइम पर हो सकती है या पहले भी हो सकती है। लेकिन अगर एक प्लेसेंटा है मोनोकोरियोनिक ट्विन है, तो उसमें अगर एक की डेथ हो जाती है तो उससे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, जो बच गया है सर्वाइवर उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, यानी उसकी डेथ हो सकती है या उसका ब्रेन डैमेज होगा, साथ में न्यूरो डेवलपमेंटल हैंडीकैप हो सकता है, ठीक है, ब्रेन डैमेज की वजह से। Acute hypotensive episodes secondary to the placental vascular anastomosis between the two fetuses resulting in hemodynamic volume shift from live to the dead fetus। यानी अगर एक फीटस मर जाता है तो उसमें acute hypotensive episode होता है, क्योंकि ना प्लेसेंटल वास्कुलर अनास्टोमोसिस बन जाती है, दोनों फीटस के दरमियान अनास्टोमोसिस बनेगी, जिसकी वजह से जो फीटस मर गया है उसकी तरफ ब्लड शिफ्ट होकर उसी की तरफ जा रहा है जो डेड हो गया है। जिंदा वाले से भी डेड की तरफ ब्लड जा रहा है, तो जिंदा वाले में अक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड होगा, ठीक है। तो ये हीमोडायनामिक वॉल्यूम शिफ्ट होगा और इसमें अक्यूट रिलीज ऑफ वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस भी रोल प्ले करते हैं। तो आउटकम क्या है को ट्विन का, वो जो को ट्विन होगा वो उसकी डेथ भी हो सकती है, 30% केसेस में वो हैंडीकैप्ड होगा, ठीक है। तो ये सारा इसने जो है इसमें इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ वन फीटस का बताया है कि अगर समराइज़ करूँ मैं इसको, पहले ट्राइमेस्टर के बाद अगर डेथ होती है तो पुअर आउटकम होता है जो साथ वाला ट्विन है उसके लिए, यानी मदर को DIC भी हो सकती है लेकिन फिर भी उसका इंसिडेंस लो है। फिर उसने बताया कि डायकोरियोनिक जो ट्विन्स हैं और मोनोकोरियोनिक ट्विन, यानी 2 प्लेसेंटा डायकोरियोनिक जो ट्विन है उसमें क्या होगा कि सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर एक फीटस मर जाता है इंट्रायूट्राइन, तो या तो लेबर उसी टाइम पे हो जाएगा या प्रेगनेंसी सही सलामत कंटिन्यू रहेगी, टर्म पर ही डिलीवरी होगी, ठीक है, लेबर टर्म पर ही होगा। तो क्योंकि प्लेसेंटा अलग है, डायकोरियोनिक ट्विन्स हैं, तो सिर्फ हमें केयरफुल फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग करनी होती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा एक है, मोनोकोरियोनिक ट्विन है, तो एक फीटस अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो बच गया है फीटस उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जिसमें उसका जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, ब्रेन डैमेज होगा तो उसको न्यूरो डेवलपमेंटल वो हैंडीकैप होगा, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा एक ही है और जो बच गया है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। कैसे हुआ है, क्योंकि एक प्लेसेंटा था तो वास्कुलर अनास्टोमोसिस बन जाती है, प्लेसेंटल वास्कुलर अनास्टोमोसिस, जिसकी वजह से जो फीटस मर गया है सारा ब्लड उसी की तरफ जा रहा है, और जो बच गया है उसमें अक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड होगा, तो ब्लड सर्वाइव जो फीटस कर रहा है उसकी तरफ ब्लड कम है, तो इसमें जो है उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर वो हैंडीकैप भी हो सकता है, ठीक है। तो डायकोरियोनिक वाला फिर भी सेफ़ था अगर एक की डेथ होती है, मोनोकोरियोनिक ट्विन में थोड़ा सा ज़्यादा डेथ का और इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है अगली कॉम्प्लिकेशन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में होती है, वो है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसमें बता रहा है कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क जो है वो हायर है उन इंडिविजुअल्स में जो ट्विन्स हैं, और इसके अलावा यह सब्सटेंशियली और ज़्यादा हायर है इंटायर प्रेगनेंसी में कंपेयर टू द सिंगल टन, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है बनस्बत सिंगल टन प्रेगनेंसी के, तो इसमें मैनेजमेंट की भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी इंटरप्रिटेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिटेल्ड डॉपलर स्टडीज़
जैसे डक्टस वेनोसस की या मिडल सेरेब्रल आर्टरी की डॉपलर करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे जैसे कि जेस्टेशन एडवांस होगी, बढ़ती जाएगी। हमारा मेन एम क्या होता है एंटीनेटल केयर पे कि हमने जो है ना सिवियरिटी ऑफ इम्पेयर्ड फीटल ऑक्सीजनेशन को प्रिडिक्ट करना है, कितनी सिवियरिटी की उसकी ऑक्सीजनेशन इम्पेयर हुई है, और हमें अप्रोप्रिएट टाइम फॉर डिलीवरी जो है वो डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, ये हमारा मेन एम होता है इसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी है इन द ट्विंस। कैसे? अनलाइक द सिंगलटन जहाँ पर इंट्रायूट्राइन डेथ और न्यूनेटल डेथ या हैंडीकैप फ्रॉम प्री टर्म डिलीवरी, उनका बैलेंस होता है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ का और न्यूनेटल डेथ या हैंडीकैप फ्रॉम प्री टर्म डिलीवरी की वजह से का डेथ हो जाना, इनका बैलेंस होता है। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी जो बेनिफिट्स या रिस्क होते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के या इलेक्टिव डिलीवरी के फॉर स्मॉल फीटस मस्ट बी वेड अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑन नॉर्मली ग्रोन को ट्विन। ठीक है, जो स्मॉल फीटस है जिसकी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुई है, उसकी मैनेजमेंट करना, उसको डिलीवर कर देना, वो डिपेंड करता है हम साथ वाले ट्विन को देखें कि उसकी कैसी ग्रोथ है, वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है ट्विन्स में। ठीक है, तो हर एक जो फीटस है उसमें ट्वाइस रिस्क होता है लो बर्थ वेट का, यानी 25% चांस है कि एटलीस्ट वन फीटस विल बी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। तो यानी कोरियोनिसिटी का इंसिडेंस है। अगर डायकोरियोन है यानी 1-2 प्लेसेंटा है तो उसमें ट्वाइस रिस्क होता है कि लो बर्थ वेट हो। ठीक है, हर एक फीटस का ट्वाइस रिस्क होता है कि उसको लो बर्थ वेट हो सकता है। 25% चांस है कि एटलीस्ट एक फीटस स्मॉल होगा। अगर 2 अलग अलग उनके प्लेसेंटा हैं तो 25% चांस है एक स्मॉल होगा, एक की फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर मोनोकोरियोनिक है तो उसमें जो चांस है सब ऑप्टिमल फीटल ग्रोथ का वो ऑलमोस्ट डबल है देन दैट फॉर द डायकोरियोन, क्योंकि उसमें तो फिर भी प्लेसेंटा 2 अलग अलग थे, फिर भी एक ना एक फीटस को 25% चांस था कि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा ही एक हो, मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी हो, तो उसमें तो ये रिस्क और ज़्यादा डबल हो जाता है। ठीक है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, तो यानी कोरियोनिसिटी का भी इंसिडेंस है। डायकोरियोनिक ट्विन में हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? 2 अलग प्लेसेंटा है, फिर भी एक की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुई है, तो उसमें इलेक्टिव प्री टर्म डिलीवरी की जाएगी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की एक ट्विन की, तो उससे आइट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मेच्योरिटी हो जाएंगी उस हेल्दी वाले को ट्विन के अंदर। ठीक है, आइट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी, अगर एक को हम डिलीवर कर भी लेते हैं प्री टर्म तो दूसरे में होंगी कॉम्प्लिकेशन। तो जनरल जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी जो है जनरली 28 से 30 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अवॉइड की जाए। इवन अगर इमिनेंट इंट्रायूट्राइन डेथ का भी खतरा है, एविडेंस भी है अगर हमारे पास कि अब बिल्कुल उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाएगी उस स्मॉल वाले ट्विन की, फिर भी हमें जो है ना प्री टर्म डिलीवरी नहीं करनी, यानी 28 to 30 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले नहीं करनी। लेकिन हाउएवर ये मोनोकोरियोनिक ट्विन्स के लिए अप्लाई नहीं होता, जिनका प्लेसेंटा ही एक है उनके लिए ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये डायकोरियोनिक की मैं बात कर रही हूँ कि डायकोरियोनिक ट्विन की हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो हमने पहले नहीं करनी, 28 to 30 वीक से पहले डिलीवर नहीं करना, बेशक अगर हमें एविडेंस है ऑफ इमिनेंट इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द स्मॉलर ट्विन उसके बावजूद। अब अगर एक प्लेसेंटा है, मोनोकोरियोनिक ट्विन है, तो उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड डेथ की कैसे मैनेजमेंट करेंगे? डेथ या हैंडीकैप ऑफ द को ट्विन कैन रिजल्ट फ्रॉम अक्यूट हाइपोटेंशन। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ही प्लेसेंटा है तो उसमें प्लेसेंटल वास्कुलर अनास्टोमोसिस बन जाती है, जो फीटस बच गया है उसको अक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड हो सकता है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। वही बात कर रहा है कि उसमें अक्यूट हाइपोटेंशन हो सकती है, वो उसकी डेथ भी हो सकती है, वो हैंडीकैप भी हो सकता है मोनोकोरियोन में। तो इसमें जो डिलीवरी का टाइम है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि डैमेज उसी वक्त हो सकता है जब पहला वाले ट्विन की डेथ हुई थी।
उस प्लेसेंटल वास्कुलर अनास्टोमोसिस की वजह से। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर डिलीवरी का फ़ैसला और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मे बी जो बच गया है उसमें भी डैमेज हो चुका है। तो बिलो 30 वीक ऑफ जेस्टेशन एम इज़ टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी एज मच एज पॉसिबल विदाउट रिस्किंग द डेथ ऑफ द ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड ट्विन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिलीवरी का टाइम होगा वो है कि हमने इसमें बिलो 30 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है हमारा 30 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जो है ना, हमारा एम यही होता है कि हम प्रेगनेंसी को यहाँ पर प्रोलॉन्ग करें, इतना आगे ले जाएं प्रेगनेंसी को, मतलब अपने पूरे टाइम पर 37 होता है ना, 37 to 42 के दरमियान नॉर्मल डिलीवरी। तो 30 वीक से पहले हमारा एम यही होता है कि हम प्रेगनेंसी को थोड़ा सा आगे ले जाएं, 30 तक तो ले जाएं एटलीस्ट, और विदाउट रिस्किंग द डेथ ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस। जिसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है या डेथ भी होने वाली है, यानी उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको उसकी डेथ के रिस्क के बगैर जो है, उसको रिस्क पर रखे बगैर जो है हमने जो है उसको प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है। यानी उस वाले ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस की डेथ नहीं होने देनी, उसकी डेथ से पहले हमने थोड़ा प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ही रखना है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई अगर, तो फिर जो बच गया है फीटस वो अफेक्ट होगा, वो हैंडीकैप होगा, उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, उसको अक्यूट हाइपोटेंशन होगा, उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी डेथ नहीं होने देनी। जब तक डेथ नहीं होती तब तक हम थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे प्रेगनेंसी को, जब तक 30 वीक ऑफ जेस्टेशन नहीं आ जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट आती हैं कॉम्प्लिकेशंस यूनिक टू मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। यानी एक प्लेसेंटा वाली जो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें कौन सी यूनिक किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्लेसेंटा एक होता है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में ही सिर्फ होता है, ये यूनिक है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल अनबैलेंस्ड वास्कुलर अनास्टोमोसिस विद इन द शेयर्ड प्लेसेंटा। एक ही प्लेसेंटा होता है, दोनों शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें ना एबनॉर्मल अनबैलेंस्ड वास्कुलर अनास्टोमोसिस बन जाते हैं, अनास्टोमोसिस। ठीक है, अनबैलेंस्ड। तो इसका इंसिडेंस तकरीबन 10% ऑफ द मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी में होता है। 10% ऐसी प्रेगनेंसी में TTTS सिंड्रोम होता है। मोनोकोरियोन प्लेसेंटा एक होता है लेकिन डाई एमनियोन, और 5% मोनोकोरियोन मोनो एमनियोन में, जिसमें एमनियोटिक कैविटी भी एक हो तो उसमें 5% रिस्क होता है, इंसिडेंस है। ठीक है, तो इसमें जो वास्कुलर कनेक्शंस है ना वो तकरीबन सारे मोनोकोरियोनिक ट्विंस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यानी कोई भी एक प्लेसेंटा वाली प्रेगनेंसी है ना, जितनी भी सारी होती हैं प्रेगनेंसी एक प्लेसेंटा वाली मोनोकोरियोनिक, उनमें हमें वास्कुलर कनेक्शंस तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका अनबैलेंस हो गया है। वास्कुलर कनेक्शन सब में होते हैं मोनोकोरियन में, लेकिन यहाँ अनबैलेंस नेचर है इन कनेक्शंस की, जिसकी वजह से ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है। तो 4 तरह के ये एबनॉर्मल कनेक्शंस बनते हैं जो आपने याद रखने हैं। 4 तरह के हैं। आर्टरी वीन का आर्टीरियो वीनस या वीनो आर्टीरियल, आर्टीरियो आर्टीरियल, वीनो वीनस। ठीक है, तो 4 कनेक्शन याद रखिए, आर्टीरियो वीनस, वीनो आर्टीरियल, आर्टीरियो आर्टीरियल, वीनो वीनस। उसके बाद अगले पेज पर इसने थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी समझाई है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की कैसे अराइज करता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया इसमें अनबैलेंस्ड वास्कुलर अनास्टोमोसिस बनी है, अनबैलेंस्ड कनेक्शंस बने हैं उसी शेयर्ड प्लेसेंटा के अंदर बिटवीन द मोनोकोरियोनिक ट्विंस। ठीक है, अगर आर्टीरियो वीनस कनेक्शन फ्लो ज़्यादा हुआ एक डायरेक्शन में बनिस्बत दूसरी के, तो उससे हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक फोर्सेस में अल्ट्रेशंस आ जाएंगी। ठीक, यानी अगर आर्टीरियो वीनस कनेक्शन फ़्लो एक डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ बनिस्बत दूसरे के, तो उससे हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक फोर्सेस में अल्ट्रेशन होगी। तो उससे होगा क्या कि एक जो ट्विन है यानी जो डोनर ट्विन है उसकी कंटिन्यूसली परफ्यूज़ कर रहा होगा, यानी डोनर है ना तो डोनेट कर रहा होगा, परफ्यूज़ कर रहा होगा दूसरे रेसिपिएंट ट्विन को, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक फोर्सेस एल्टर हो गई हैं। देखिए, तो अब इस अगले पैराग्राफ में ये पैथोफिजियोलॉजी समझा रहा है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की।
इसमें याद रखिएगा कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम TTS सिंड्रोम में अनबैलेंस्ड वास्कुलर कनेक्शन होता है, अनबैलेंस्ड वास्कुलर अनास्टोमोसिस होती है विद इन द शेयर्ड प्लेसेंटा ऑफ मोनोकोरिनिक ट्विन। उसी प्लेसेंटा में अनबैलेंस आ गया है अनास्टोमोसिस का, यानी अगर ज़्यादा आर्टीरियो वीनस कनेक्शन फ़्लो करेगा एक डायरेक्शन में बनस्पत दूसरी के, यानी AV कनेक्शन जो बनाए ना आर्टीरियो वीनस, उसमें जो फ़्लो है ब्लड का वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक फोर्सेस एल्टर होंगी। अब हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक फोर्सेस अगर एल्टर होंगी तो उससे होगा ये कि एक ट्विन जो है ना, डोनर ट्विन, उससे ब्लड कंटिन्यूसली रेसिपिएंट ट्विन को परफ्यूज़ हो रहा है। डोनर से रेसिपिएंट में ब्लड कंटिन्यूसली जा रहा है, उसकी परफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव फैक्टर। इक्वल नंबर ऑफ बाई डायरेक्शनल अनास्टोमोसिस और प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल अनास्टोमोसिस आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ना इक्वल नंबर ऑफ बाई डायरेक्शनल अनास्टोमोसिस चाहिए होती है, दोनों में इक्वल अनास्टोमोसिस हो, बाई डायरेक्शनल हो, या फिर आर्टीरियल अनास्टोमोसिस की अगर प्रेजेंस होगी, दोनों आर्टीरियल होंगी, तो ये बचा सकता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होने से मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज में, ठीक है। या तो आर्टीरियल हो अनास्टोमोसिस या बाई डायरेक्शनल अनास्टोमोसिस हो। लेकिन यहाँ मसला हो क्या रहा है, यहाँ आर्टीरियो वीनस कनेक्शन बन गया है, तो एक तरफ फ्लो ज़्यादा हुआ है, तो उससे हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक अल्ट्रेशंस हुई हैं और डोनर ट्विन रेसिपिएंट को कंटिन्यूसली परफ्यूज़ कर रहा है। अब इसका अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता रहा है आगे ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का। उसमें हमें एक सिंगल प्लेसेंटल मास मिलता है अल्ट्रासाउंड पर, ठीक है। कैसे हम डायग्नोज कर रहे हैं कि भाई ये जो TTS सिंड्रोम हो गया, अल्ट्रासाउंड पे कैसे पता चलेगा, एक प्लेसेंटल मास होगा, कंकॉर्डेंट जेंडर होगा, यानी वो आइडेंटिकल हो सकते हैं ट्विंस क्योंकि मोनोकोरियोनिक है ना। उसमें ओलिगोहाइड्रोमेनोस होगा, यानी जो मैक्सिमम वर्टिकल पूल है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा डोनर ट्विन सैक में, और पॉलीहाइड्रोमेनोस यानी जो मैक्सिमम वर्टिकल पूल है वो मोर देन 8 सेंटीमीटर यानी पॉलीहाइड्रोमेनोस रेसिपिएंट ट्विन के सैक में होगा। एक में ओलिगो दूसरे में पॉलीहाइड्रोमेनोस। तीसरा, अल्ट्रासाउंड पे ना हमें डिस्कॉर्डेंट ब्लेडर अपीयरेंस मिलेगी, यानी डोनर का जो ब्लेडर है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा और विजिबल नहीं होगा, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसका ब्लेडर बड़ा होगा। जिस तरह रेसिपिएंट में पॉलीहाइड्रोमेनोस है तो उसका ब्लेडर भी ज़्यादा बड़ा है। हीमोडायनामिक और कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़ साइंस आइदर या दोनों ट्विंस में हमें मिलेंगे, हीमोडायनामिक की और कार्डियक कॉम्प्रोमाइज़ की। उसके बाद क्विंटेरो स्टेजिंग बताई गई है TTS सिंड्रोम सिवियरिटी की, ठीक है। क्विंटेरो स्टेजिंग की गई है इसकी, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम को ग्रेड किया गया है सिवियरिटी की अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड क्विंटेरो स्टेजिंग। उसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 होते हैं, याद रखिएगा। स्टेज 1 जो है ना ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का, ये सारा सिवियरिटी की बेसिस पे। तो 1 में हमें ओलिगोहाइड्रोमेनोस भी मिलेगा, पॉलीहाइड्रोमेनोस सीक्वेंस, और ब्लेडर जो डोनर ट्विन का है वो हमें अभी विजिबल होगा, ठीक है। तो यानी इतनी हमें सिवियरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि हमने कहा था कि रेसिपिएंट का ब्लेडर बड़ा हो जाता है, वो विजिबल होता है, डोनर का हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर का अभी नज़र आ रहा है, इतनी सिवियरिटी नहीं है, लेकिन हमें ओलिगोहाइड्रोमेनोस पॉलीहाइड्रोमेनोस सीक्वेंस मिल रहा है, डोनर का ब्लेडर नज़र आ रहा है, दोनों ट्विंस के डॉपलर नॉर्मल हैं। स्टेज 2 में लेकिन क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमेनोस पॉलीहाइड्रोमेनोस सीक्वेंस है, लेकिन अब जो है ना डोनर का ब्लेडर विजिबल नहीं है, डॉपलर दोनों वही नॉर्मल है। स्टेज 3 पर ओलिगोहाइड्रोमेनोस पॉलीहाइड्रोमेनोस सीक्वेंस है, लेकिन नॉन विजुअलाइज ब्लेडर भी है, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब डॉपलर एबनॉर्मल हो गया। डॉपलर कैसे एबनॉर्मल हुआ, उसमें क्या हुआ, उस पर या तो एब्सेंट या रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी मिलेगी हमें अम्बिलाइकल आर्टरी में, एब्सेंट होगी या रिवर्स होगी एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी अम्बिलाइकल आर्टरी की, या तो डक्टस वेनोसस में रिवर्स ए वेव फ्लो होगा, या तो अम्बिलाइकल वेन में पल्सेटाइल फ्लो होगा इन द आइदर फीटस, ठीक है। तो ये डॉपलर की फाइंडिंग्स है जो हमें एबनॉर्मल मिलती है स्टेज 3 पे। स्टेज 3 पे ओलिगो पॉलीहाइड्रोमेनोस भी है, ब्लेडर भी नज़र नहीं आ रहा डोनर का,
डोपलर एबनॉर्मल है। डोपलर में अगर कोई पूछे क्या होगा तो उसमें एब्सेंट या रिवर्स हैंडेड डायस्टोलिक वेलोसिटी इन द अम्बिलिकल आर्टरी, रिवर्स फ्लो इन द ए वेव ऑफ द डक्टस वेनोसस, या फिर अम्बिलिकल वेन में पल्सेटाइल ब्लड फ्लो। फिर स्टेज 4 आता है। 4 स्टेज, इसको इंटेरो क्लासिफिकेशन का याद रखिएगा। एक या दोनों फीटस में हमें अब हाइड्रॉप्स के साइन नज़र आए तो हम कहेंगे कि ये स्टेज 4 ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। स्टेज 5 पर एक या दोनों फीटस की डेथ हो जाती है। ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हुआ। अब आता है ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं टैप्स, ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। ये रेयर और क्रोनिक फॉर्म ही होती है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की। उसी की एक क्रोनिक फॉर्म है, रेयर क्रोनिक फॉर्म, जिसमें ना इसमें होता क्या, लार्ज इंटर ट्विन हीमोग्लोबिन डिफरेंस आता है विदाउट द कैरेक्टरिस्टिक ओलिगोहाइड्रोमनोस पॉलीहाइड्रोमनोस सीक्वेंस इन द TTS। यानी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में हमें जो ओलिगो पॉलीहाइड्रोमनोस का सीक्वेंस मिल रहा था, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर उसके बगैर ही दोनों फीटस में हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का। अब इसकी वजह क्या है? एक्चुअली ये रेजिडुअल जो स्मॉल लेस देन 1 मिलीमीटर वाली यूनि डायरेक्शनल AV अनास्टोमोसिस रह जाती हैं विदाउट अकम्पनिंग आर्टीरियल अनास्टोमोसिस, उसकी वजह से होता है। ठीक है, रेजिडुअल आर्टीरियो वीनस अनास्टोमोसिस की वजह से AV अनास्टोमोसिस में जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है ना, एक जानिब फ्लो जा रहा है, तो इस वजह से दोनों फीटस की हीमोग्लोबिन में डिफरेंस आता है। आर्टीरियल अनास्टोमोसिस होती नहीं, सिर्फ आर्टीरियो वीनस होती है। मैकेनिज्म क्या है इसका? इसमें छोटी जो स्मॉल क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ़र हो रही होती है, थोड़ी सी स्मॉल क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उससे ग्रेजुअल अनीमिया हो जाएगी एक ट्विन में, दूसरे में जिसमें ब्लड जा रहा है यूनि डायरेक्शनल, उसमें पॉलीसाइथीमिया हो जाएगी। एक में अनीमिया, दूसरे में पॉलीसाइथीमिया। तभी हम इसको कह रहे हैं टैप्स, यानी ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। सिंस जो वेसल्स हैं इसमें छोटी होती हैं, तो हीमोडायनामिक कंपनसेशन फिर भी इसमें पॉसिबल है, एक्सप्लेनिंग द लैक ऑफ सिग्निफिकेंट एमनियोटिक फ्लूइड डिस्कॉर्डेंस। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड का इतना डिस्कॉर्डेंस इसमें नहीं है, ओलिगो या पॉलीहाइड्रोमनोस हमें इसमें नहीं मिल रहा, और ब्लड वेसल्स भी इसमें स्मॉल है, तो हीमोडायनामिक कंपनसेशन फिर भी पॉसिबल है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? सिवियर पॉलीसाइथीमिया की वजह से क्या होगा? फीटल एंड प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस हो सकती है, बच्चे में प्लेसेंटा में थ्रोम्बस बन सकता है। हाइड्रोप्स फीटेलिस अनीमिक वाले बच्चे में होगा। दोनों को मसला है, दोनों को कॉम्प्लिकेशन होगी। अनीमिक वाले में हाइड्रोप्स फीटेलिस, पॉलीसाइथीमिया वाले में फीटल एंड प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस। मिरर सिंड्रोम कह रहा है कि मिरर सिंड्रोम इसमें रेयरली रिपोर्टेड है। मिरर सिंड्रोम एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फीटल हाइड्रोप्स भी होता है और मैटरनल प्री एक्लेम्पशिया। ठीक है, माँ को, मदर को प्री एक्लेम्पशिया होता है, फीटल हाइड्रोप्स होता है मिरर सिंड्रोम। तो वो भी इसमें रेयरली टैप्स में रिपोर्ट हुआ है कि ये हो जाता है, मदर को प्री एक्लेम्पशिया, फीटल हाइड्रोप्स। फिर आगे ही बता रहा है कि हम किस तरह से मल्टीपल प्रेगनेंसी को मॉनिटर करते हैं। कह रहा है कि सीरियल अल्ट्रासाउंड जो है रेकमेंड किया जाता है ताकि ग्रोथ को असेस किया जाए मल्टीपल प्रेगनेंसी में। बार बार हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंड। ऑप्टिमल जो स्कैनिंग स्केड्यूल है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जनरली जो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी होती है एक प्लेसेंटा वाली, उसमें हमारा एम होता है अल्ट्रासाउंड असेसमेंट का कि हम ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम को जल्द से जल्द डिटेक्ट करें। ठीक है, मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज़ में हमारा ये एम होता है ताकि फिर हम अर्ली इंटरवेंशन करें और आउटकम को ऑप्टिमाइज़ करें। एज ए रिजल्ट जनरली जो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज़ हैं विल बी असेस्ड यूजिंग अल्ट्रासाउंड फोर्टनाइट फ्रॉम 16 वीक जेस्टेशन टू एट लीस्ट 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो यानी हम ये जो स्कैन्स हैं ना, ये फोर्टनाइटली परफॉर्म कर रहे होते हैं 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर तकरीबन एटलीस्ट 24 वीक ऑफ जेस्टेशन तक हमने ये अल्ट्रासाउंड करने होते हैं। जबकि जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का रिस्क है ना, वो 24 वीक के बाद कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉसिबल तो है। तो हम वैसे कर 16 से 24 वीक के दरमियान है अल्ट्रासाउंड, लेकिन फिर भी हमने करना है अल्ट्रासाउंड क्योंकि आगे भी रिस्क हो सकता है। डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ
लाइकली है एज ए प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, सो कंटिन्यूड सर्विलेंस विद ग्रोथ असेसमेंट इसेंशियल। तो फिर भी हमें ग्रोथ डिस्कॉर्डेंट हो सकती है दोनों बच्चों की, तो इसलिए हमने फिर भी उसको सर्विलेंस करनी है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो गया, अब कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले तो रेफरल, इसको डायग्नोज किया या हमने सस्पेक्ट किया ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, तो हमें जल्द से जल्द टर्शियरी केयर में रेफ़र करना है। मैनेजमेंट के ऑप्शंस में हमारे पास एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, एमनियो रिडक्शन, जो रेसिपिएंट है उसमें पॉलीहाइड्रोमनोस हुआ था ना, तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड कम करेंगे, रिमूव करेंगे। सेप्टोसोमी, डिवाइडिंग जो मेम्ब्रेन है दोनों फीटस के दरमियान, उसमें होल क्रिएट करेंगे, सेप्टोसोमी करेंगे। सिलेक्टिव फेटिसाइड, एक ट्विन को टर्मिनेट कर देंगे, उसको मार देंगे, सिलेक्टिव फेटिसाइड करेंगे। फीटोस्कोपिक लेज़र अब्लेशन ऑफ वास्कुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है, ये एक प्रोसीजर है, फीटोस्कोपिक लेज़र अब्लेशन की जाती है जो वास्कुलर एनास्टोमोसिस बनी है उसकी। तो जनरली ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाता है सीवियर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के लिए, यानी जो क्विंटेरो स्टेज 2 है या उससे भी आगे, उसमें हमने ये लेज़र अब्लेशन करनी होती है। कब करेंगे? 16 से 26 वीक ऑफ जेस्टेशन के दरमियान। इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है ना, मेटा एनालिसिस से पता चला है कि अगर हम लेज़र अब्लेशन करते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव करती है सर्वाइवल, ट्वाइस सर्वाइवल बढ़ जाता है, और न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी भी कम होती है, 80% रिडक्शन कंपेयर्ड कि हम एमनियोटिक फ्लूइड को कम करें उसकी निस्बत लेज़र अब्लेशन ज़्यादा अच्छा हुआ। कैसे करते हैं? हम लोकल एनेस्थीसिया दे के सिडेशन देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया भी देंगे या जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। 2 to 3 मिलीमीटर का फीटोस्कोप हमने रेसिपिएंट जो ट्विन है उसकी एमनियोटिक कैविटी के अंदर डालना है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के ज़रिए। जो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन है और अम्बिलाइकल कॉर्ड की इंसर्शंस उनको विजुअलाइज करना है, और आर्टीरियो वीनस अनास्टोमोसिस को हम अब्लेट कर देंगे लेज़र एनर्जी के ज़रिए, ठीक है। वो जो अनास्टोमोसिस बनी है उनको हमने अब्लेट करना है। फिर आखिर में डिलीवरी कंसीडरेशंस बता रहा है कि अबव 26 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, 26 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अबव डिलीवरी कंसीडर की जाती है एज एन अल्टरनेटिव टू लेज़र अब्लेशन, ठीक है। 26 वीक के बाद फिर हमने डिलीवरी कंसीडर करनी होती है अगर हम लेज़र अब्लेशन नहीं कर रहे, तो ये भी हम इसमें मैनेजमेंट में रख सकते हैं। लेज़र थेरेपी के बाद वैसे जो फीटोस्कोप है उसको फिर रिमूव कर देते हैं और एमनियो रिडक्शन परफॉर्म की जाती है जब तक एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल नहीं मिलता हमें अल्ट्रासाउंड पर। जिस बच्चे में पॉलीहाइड्रोमनोस हुई तो उसका वॉल्यूम भी कम करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज़ में होता है, एक प्लेसेंटा वाली प्रेगनेंसी में। अब आता है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। कोरियन तो एक है, एक प्लेसेंटा है, लेकिन एमनियोटिक कैविटी भी एक ही है। तो जो मोनो एमनियोटिक वाली ट्विन प्रेगनेंसीज़ होती हैं ना, क्यों होती हैं? तब होती हैं, तब रिज़ल्ट करती हैं जब एक सिंगल फर्टिलाइज्ड oocyte की डिवीज़न होती है और वो वेरी लेट डिवीज़न हो, यानी 8 से 12 दिनों के बाद फर्टिलाइजेशन के, जब वही एक ही वो ज़ायगोट क्लीव होगा तो फिर उसमें मोनोकोरियन मोनो एमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। इसका इंसिडेंस 10,000 प्रेगनेंसीज़ में एक प्रेगनेंसी मोनोकोरियन मोनो एमनियन होती है। तो यानी ये लीस्ट कॉमन पैटर्न रखती है प्लेसेंटेशन का। हाई मॉर्बिडिटी और हाई मोर्टेलिटी, यानी इसमें हाई रेट ऑफ पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो कॉर्ड इंटेंगलमेंट, यानी जो कॉर्ड है ना अम्बिलिकल कॉर्ड वो फंस जाता है तो उससे फीटल लॉस या न्यूरोलॉजिकल मॉर्बिडिटी होती है, गले में फंस जाता है, इंटेंगल हो जाता है। दूसरा कंजेनिटल एनामलीज ज़्यादा होती हैं ऐसी प्रेगनेंसी में, मोनोकोरियन मोनो एमनियन में ना कॉर्ड भी फंसता है। दूसरा ऐसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एब्डोमिनल वॉल की मेलफॉर्मेशन, यूरिनरी ट्रैक की मेलफॉर्मेशन, ये ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इनमें हाई मॉर्बिडिटी हाई मॉर्टेलिटी है। इसके अलावा इनका बर्थ वेट डिस्कॉर्डेंट होता है, यानी ये 20% ऑफ द सर्वाइविंग जो मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियन ट्विन पेयर्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है विदाउट कंजेनिटल एनामलीज। उनका बर्थ वेट जो है ना डिस्कॉर्डेंट होता है, एक जैसा नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। तो इनमें क्लोज अल्ट्रासाउंड की सर्विलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
मोनोकोरियन मोनोएमनियन प्रेगनेंसीज़ को हमने क्लोजली मॉनिटर करना होता है एंटीनेटल फीटल सर्विलेंस के थ्रू, ठीक है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन जनरली जो होते हैं ना पेशेंट्स, उनकी 28 वीक से हमने फिर हॉस्पिटलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। फीटल हार्ट की अस्कल्टेशन ये हम सेवरल टाइम कर रहे होते हैं कार्डियोटोपोग्राफी से, ताकि हम कॉर्ड कंप्रेशन के साइंस को ढूंढ लें। तो सीटीजी हम बार बार कर रहे होते हैं सेवरल टाइम मोनोकोरियन मोनोएमनियन में, क्योंकि कॉर्ड इंटेंगलमेंट हो रही थी, ठीक है। डिलीवरी फिर कब होगी, इनका सिजेरियन सेक्शन किया जाता है जनरली 32 से 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पर, ठीक है। 32 to 34 के दरमियान फिर इनका जो सिजेरियन होता है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 20% जो फीटसेस हैं उनमें मोर्टेलिटी होती है, और इन्फेंट्स में इन द मोनोकोरियन मोनोएमनियोटिक प्रेगनेंसी 20% में मोर्टेलिटी है। अब नेक्स्ट अब कंप्लीट हुआ यहाँ पर हमारा सारा ये टॉपिक जो था विच वॉज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। उसी में हमने सारी जो है पेरीनेटल मोर्टेलिटी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मोनोकोरियन वाली कॉम्प्लिकेशन में टीटीएस, टैप्स, और लास्ट में हमने मोनोकोरियन मोनोएमनियोटिक जो है वो प्रेगनेंसी को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ द एंटीनेटल केयर, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी में एंटीनेटल केयर क्या होगी। तो नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपॉइंटमेंट फ्रीक्वेंसी देखें। अनकॉम्प्लिकेटेड अगर डायकोरियोनिक ट्विन है, या अनकॉम्प्लिकेटेड मोनोकोरियन डायएमनियोटिक ट्विन अगर है, ठीक है, दोनों में हम देखेंगे। अगर अपॉइंटमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर अनकॉम्प्लिकेटेड डायकोरियोनिक ट्विन है, दो अलग प्लेसेंटा है, तो उसमें एटलीस्ट 8 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट होते हैं, 8 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट होते हैं विद कोर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी उसमें। लेकिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मोनोकोरियन एक प्लेसेंटा है लेकिन एमनियन दो अलग हैं, तो उसमें 9 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट होंगे, उसमें 8 इसमें 9। रूटीन स्क्रीनिंग की बात करें तो सारी वुमेन जो है उनकी रूटीन स्क्रीनिंग करनी होती है हाइपरटेंशन के लिए और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। ये कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और बाकी प्रॉब्लम्स का भी रिस्क ज़्यादा है, जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, ठीक है। तो इन कंडीशन को मैनेज उसी तरह किया जाएगा जिस तरह सिंगल टन प्रेगनेंसी में हम करते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, क्योंकि फीटो प्लेसेंटल डिमांड ज़्यादा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो डिमांड आयरन और फोलिक एसिड की ज़्यादा है रूटीन की निस्बत, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है बाकी सिंगल की निस्बत तो हम रूटीन में सप्लीमेंटेशन रेकमेंड करते हैं इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। माइनर सिम्टम उसी तरह मैनेज होंगे जिस तरह सिंगल टन प्रेगनेंसी में होते हैं, नोजा, वॉमिटिंग, एडिमा वगैरह, वही मैनेजमेंट होगी। फिर उसने बताया है थोड़ा सा स्क्रीनिंग इन मल्टीपल प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्या किया जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में पहला ट्राइमेस्टर का जो स्कैन होता है वो ऑफ़र होगा जब क्राउन रम्प लेंथ 45 to 84 मिलीमीटर होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 45 to 84 मिलीमीटर जो है तकरीबन 11 वीक प्लस 0 डेज़ 13 वीक प्लस 6 डेज़ के दरमियान इनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन किया जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली वुमेन का, ठीक है, 11 वीक से लेकर 13 वीक 6 डेज़ के दरमियान। इसका पर्पस ये है कि इस टाइम पीरियड में फ़र्स्ट स्कैन में एक्यूरेट एस्टिमेटेड जेस्टेशनल एज निकाली जाती है क्राउन रम्प लेंथ के ज़रिए। कोरियोनिसिटी को भी डिटरमाइन किया जाता है, यानी कितने प्लासेंटल मास हैं, लैम्डा साइन या टी साइन है या नहीं, जिससे पता लगेगा कि दो अलग अलग एमनियन है या एक ही एमनियन है, ठीक है। डाई एमनियोटिक है, और कोरियन कितनी है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ठीक है, जो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा, इस पहले स्कैन पे डाउन सिंड्रोम के लिए भी डिटेक्ट किया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा। 3 चीज़ें होती हैं, जेस्टेशनल एज, कोरियोनिसिटी, लैम्डा साइन वगैरह, और डाउन सिंड्रोम। फिर इसने आगे ही बताया है मैपिंग फीटसेस। इस स्टेज पे हमने फीटस को मैप करना होता है, उनकी पोजीशन क्लियरली डॉक्यूमेंट करनी होती है फॉर कंसिस्टेंसी इन द फ्यूचर स्कैन, ठीक है, क्योंकि आगे वाले स्कैन जो होंगे ना उसमें फिर मैच किया जाएगा। जैसे ट्रिपलेट 2 मैटरनल अपर राइट साइड, इस तरह से हमने एग्जैक्टली मैप करके लिखना होता है कि इस फीमेल को ट्रिपलेट्स हैं जो 2 मैटरनल अपर राइट साइड पर उस मौजूद है, 2 ट्रिपलेट्स उसमें से, ठीक है, ट्रिपलेट्स में से 2 बेबी ऊपर है, तो इस तरह क्लियरली लिखना होता है।
डाउन सिंड्रोम की रिस्क कैलकुलेशन, डायकोरियोनिक 2 प्लेसेंटा वाली प्रेगनेंसी में जो रिस्क है वो कैलकुलेट किया जाता है हर बेबी का अलग अलग डाउन सिंड्रोम के लिए। अगर 1 प्लेसेंटा वाली प्रेगनेंसी मोनोकोरियोनिक तो उसमें हमने फिर ना पूरी प्रेगनेंसी का एज अ होल हमने कैलकुलेट करना होता है डाउन सिंड्रोम का रिस्क। ठीक है। डक्टस विनोसस ए वेव असेसमेंट ये बता रहा है कि इसमें हमने ना 11 से 13 वीक ऑफ जेस्टेशन पर ए वेव को असेस करना होता है इन द डक्टस विनोसस। तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज़ को एट रिस्क ऑफ सिवियर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में जो मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज़ में ही होता है तो उसमें हमें रिवर्स ए वेव मिलती है। 3rd स्टेज जो था क्विंटेरो क्लासिफिकेशन का उसमें रिवर्स ए वेव मिल सकती है, तो इसलिए हम डक्टस विनोसस की ए वेव को असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी कॉम्प्लिकेशन जैसे एनिप्लॉइडी का भी रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने डक्टस विनोसस की ए वेव असेसमेंट करनी है। हाउएवर ड्यू टू हाई फॉल्स पॉजिटिव्स दिस इज़ नॉट वाइडली एडवोकेटेड और मस्ट बी इंटरप्रेटेड विद कॉशन। हाई पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव इसलिए इतना ये एडवोकेट नहीं किया गया, कॉशन के साथ ये किया जाता है डक्टस विनोसस ए वेव असेसमेंट। आगे बता रहा है इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे एमनियोसेंटेसिस या CVS जो है ना दोनों हम परफॉर्म कर सकते हैं। डायकोरियन वाली प्रेगनेंसी में ये एसेंशियल है कि दोनों फीटस को सैंपल किया जाए, दोनों को, क्योंकि डायकोरियन अलग अलग है प्लेसेंटा। आगे अब आता है एनॉमली स्कैन। ठीक है, ये सारा हमने देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन। अब फिर हमें पता है कि एनॉमली स्कैन भी होता है। इसमें बता रहा है कि फीटसेस जिनकी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में फीटस है ना उनमें कंजेनिटल एनॉमलीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होता है, रेट ज़्यादा है बनस्बत एक सिंगल प्रेगनेंसी वाली फीटस में, तो इनमें कंजेनिटल एनॉमली ज़्यादा होती हैं। 2 to 3 टाइम मोर लाइकली टू हैव स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बनस्बत डायजाइगोटिक ट्विन के या सिंगलटन के। फॉर एग्जांपल जैसे एनएनसेफली या होलोप्रोजेंसेफली, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इनमें ज़्यादा होते हैं बनस्बत मोनोजाइगोटिक में ज़्यादा होते हैं बनस्बत डायजाइगोटिक ट्विन के। जो अफेक्टेड फीटस है वो यूजुअली ओनली एक फीटस अफेक्ट होता है कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन से, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, 5 to 20% ऑफ द केसेस में जो डिफेक्ट है वो दोनों ट्विन्स को भी हो सकता है, 5 to 20% ऑफ द केसेस में। अब किस तरह से हमने एक फीटस की एबनॉर्मलिटी को मैनेज करना होता है, हम या तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देंगे, जैसे देखें ना होलोप्रोजेंसेफली हो रहा है, एनएनसेफली हो रहा है, तो फिर हमने कैसे मैनेज करना है। अगर एक ट्विन को कोई मसला है, कोई एबनॉर्मलिटी है, हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे या फिर हमने जो है ना सिलेक्टिव फीटिसाइड देना होता है उस अफेक्टेड ट्विन को। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग नॉन लीथल एबनॉर्मलिटी और डिसीजन मेकिंग फॉर लीथल एबनॉर्मलिटी के लिए क्या होगा। अगर कोई नॉन लीथल एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी तो है लेकिन वो नॉन लीथल है, उससे बच्चा हैंडीकैप हो सकता है, माजूर हो सकता है, तो उसमें पेरेंट्स मस्ट वे द पोटेंशियल बर्डन ऑफ हैंडीकैप चाइल्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग द नॉर्मल ट्विन ड्यू टू फीटिसाइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि देखिए हम फीटिसाइड दे रहे हैं तो दूसरा ट्विन भी तो अफेक्ट होगा जो नॉर्मल है बिल्कुल, तो इसलिए पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो दोनों को ही खोना चाहेंगे, दोनों बच्चों को, नॉर्मल वाले को भी फीटिसाइड की वजह से, या फिर उस हैंडीकैप्ड वाले का बोझ बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो नॉन लीथल एबनॉर्मलिटी में फ़ैसला इस पर डिपेंड करता है। जो लीथल एबनॉर्मलिटी है, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो लीथल है जिसमें जान जा सकती है, तो ये जनरली बेस्ट होता है कि हम ना अवॉइड करें रिस्क टू नॉर्मल फीटस अनलेस द कंडीशन इटसेल्फ थ्रेटन द नॉर्मल ट्विन सर्वाइवल। ठीक है, अब ऐसी एक ट्विन को लीथल एबनॉर्मलिटी है तो हमने दूसरे नॉर्मल वाले फीटस को बचाना होता है, उसको रिस्क ना हो, जब तक कि वो कंडीशन खुद नॉर्मल ट्विन को अफेक्ट ना करे, हम इंटरफेयर तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, एनएनसेफली जैसे इसने एग्जांपल दी है कि एक लीथल एबनॉर्मलिटी है एनएनसेफली जिसमें नॉर्मल ट्विन का सर्वाइवल भी थ्रेटन हो सकता है, तो एटलीस्ट 50% एनएनसेफली जो अफेक्टेड प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें पॉलीहाइड्रोमेनोस हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है पॉलीहाइड्रोमेनोस, तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्री टर्म डिलीवरी दोनों बेबीज़ की हो जाती है। ठीक है, तो आगे फिर इसने बताया है फीटिसाइड इन मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी। इसमें बता रहा है कि इंक्रीज रिस्क एंड डिफरेंट टेक्निक
कैरीज इंक्रीज रिस्क एंड रिक्वायर स्पेसिफिक टेक्निक ड्यू टू पोटेंशियल वास्कुलर अनास्टोमोसिस। अगर एक प्लेसेंटा है मोनोकोरियनिक प्रेगनेंसी, उसमें अगर हम फेटिसाइड देना तो उसमें टेक्निक अलग होगी, रिस्क भी उसमें ज़्यादा है क्योंकि उसमें ना वास्कुलर अनास्टोमोसिस होती हैं। तो मेथड क्या है? कॉर्ड ऑक्लूजन टेक्निक। याद रखिए, एक प्लेसेंटा यानी मोनोकोरियनिक प्रेगनेंसी में अगर हमें एक ट्विन को कोई एबनॉर्मलिटी है तो फिर उसमें हमें कॉर्ड ऑक्लूजन टेक्निक एम्प्लॉय करनी होगी, जैसे हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन करते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन जिस तरह सिंगल टन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको फेटिसाइड दे रहे होते हैं इंट्राकार्डियक, यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनका प्लेसेंटा एक है, सर्कुलेशन एक ही वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्ड ऑक्लूजन टेक्निक हमने एम्प्लॉय करनी है। कॉर्ड ऑक्लूजन मेथड में कॉम्प्लिकेशन क्या है? उसमें सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होता है यूट्रस के लिए और उसमें हायर कॉम्प्लिकेशन रेट है, ठीक है। देन लास्ट में ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का बता रहा है कि रिस्क जो है मैटरनल एज पर डिपेंड करता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सिंगल टन की ही तरह मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी अगर मदर की एज ज़्यादा है, मैटरनल एज, तो बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। रेट स्पॉन्टेनियस डायजाइगोटिक ट्विनिंग का आल्सो इंक्रीज़ होता है विद द मैटरनल एज, ठीक है। डायजाइगोटिक दो अलग अलग, ये मैंने शुरू में आपको बताया चैप्टर के, दो अलग अलग जो है एग्स बनेंगे, जाइगोट्स बनेंगे, अलग फर्टिलाइजेशन होगी, डायजाइगोटिसिटी, तो वो भी मैटरनल एज पर डिपेंड करता है, अगर मैटरनल एज 45 से अबव है। असिस्टेड कंसेप्शन भी एक वजह है। मोस्ट वुमेन जिनकी असिस्टेड कंसेप्शन हो रही होती है, IVF वगैरह, तो उनमें भी जो है डायजाइगोटिक ट्विनिंग ज़्यादा है। तो कपल्स को काउंसल करना होता है अबाउट द हायर लाइक्लीहुड ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, ठीक है, कि इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट ज़्यादा होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी में। उसके लिए हमने काउंसलिंग करनी होती है कि उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अब आता है ग्रोथ असेसमेंट, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी में हमने किस तरह से ग्रोथ असेसमेंट करनी है। इसमें बस पैराग्राफ में बता रहा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर होती हैं, उसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। उस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा है। तो हमने फीटस का जो वेट है वो 20th वीक ऑफ जेस्टेशन से कैलकुलेट करना है एट अ मैक्सिमम ऑफ 4 वीक इंटरवल, यानी 4 हफ्तों के फासलों पर हम फीटस का वेट देख रहे होंगे 20 वीक के बाद। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? A growth discrepancy of 25% or greater should be considered clinically significant, warranting a tertiary referral opinion and additional monitoring or planned delivery depending on gestation. अगर इतना ज़्यादा 25% का डिफरेंस आ रहा है ना ग्रोथ वेट में, ग्रोथ डिस्क्रिपेंसी हमें 25% या उससे ज़्यादा मिल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसमें फिर हमें इस फीमेल को टर्शियरी यूनिट की तरफ रेफ़र करना होगा, ठीक है, कि उसकी ग्रोथ बच्चे की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बाकी जो टर्शरी रेफरल इंडिकेशन क्या है? अगर डिस्कॉर्डेंट फीटल ग्रोथ हो, फीटल एनॉमली हो कोई, तो हम टर्शरी में रेफ़र करेंगे, या डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ हो जाए, या फिर अगर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है तो फिर हमें टर्शरी लेवल की तरफ उसको रेफ़र करना होगा। डिस्कॉर्डेंट यानी एक फीटस का साइज़ ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर मिले, डिस्कॉर्डेंट हो। इसी तरह अगर डिस्कॉर्डेंट फीटल डेथ हो। फिर नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी में डिलीवरी कैसे होगी? तो डिलीवरी प्लान पहले बता रहा है कि क्लियर डिलीवरी प्लान जो है हमने डिस्कस करना है और डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट के साथ, आइडियली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और अर्ली 3rd ट्राइमेस्टर में हमने डिस्कस और डॉक्यूमेंट करना है। ये बहुत क्रूशल होता है क्योंकि इसमें हाई प्रेवेलेंस है प्री टर्म की। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में प्री टर्म का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने डिलीवरी प्लान अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। तो जो पॉइंट्स हमने पेशेंट से डिस्कस करने हैं डिलीवरी से रिलेटेड, वो है कि हम उनसे जो है डिज़ायर्ड मोड ऑफ़ डिलीवरी डिस्कस करेंगे, जेस्टेशन जिस पर हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करनी पड़ी, अगर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ना हुआ और हमें इंडक्शन करनी पड़ी, वो जेस्टेशन हमने डिस्कस करना है। प्रोसेस फॉर डिलीवरी ऑफ ट्विन 1 एंड ट्विन 2, दोनों का प्रोसेस ऑफ डिलीवरी डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटरनल पॉडेलिक वर्जन आता है फॉर ट्विन 2 अगर नीडेड हुआ तो वो भी हमने उनको बताना है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी इंटरनल पॉडेलिक वर्जन।
रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन में बताना है। कॉम्प्लिकेशन जो डिलीवरी के बाद हो सकती हैं जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज वो भी एक्सप्लेन करनी है, और इसके अलावा डिज़ायर टू ब्रेस्ट फीड और नॉट। देन अगले पैराग्राफ में इंट्रापार्टम मैनेजमेंट बता रहा है सबसे पहले कि मतलब जनरल जो इंट्रापार्टम मैनेजमेंट ट्विन प्रेगनेंसी की किस तरह होगी। उसमें सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करनी है, एंटीनेटल एजुकेशन एंड प्री एग्रीड बर्थ प्लान। देन कंटिन्यूस फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करनी होती है दोनों ट्विंस की। 2 हमारे पास नियोनेटल रिससिटेशन ट्रॉलीज होनी चाहिए, 2 ऑब्स्टेट्रिशियन होने चाहिए क्योंकि ट्विंस हैं तो 2 ही होने चाहिए, और 2 पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल होने चाहिए। स्पेशल केयर बेबी यूनिट SCBU, और एनेस्थेटिस्ट को भी हमने इन्फॉर्म करना होता है पहले से ही एडवांस में, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है, एजुकेशन एंड प्री एग्रीड बर्थ प्लान, एंटीनेटल एजुकेशन, कंटिन्यूस हम फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं दोनों बेबीज़ का, 2 रिससिटेशन ट्रॉली, 2 ऑब्स्टेट्रिशियन, 2 पीडियाट्रिशियन, स्पेशल केयर बेबी यूनिट को भी इन्फॉर्म करना है। फिर आता है एनाल्जेसिया। आइडियली अर्ली एपिड्यूरल हमने देना होता है ताकि इंटरनल पोडेलिक वर्जन फैसिलिटेट हो फॉर ट्विन 2 इफ़ नीडेड, ठीक है, दूसरे ट्विन के लिए अगर नीडेड हुआ तो इसलिए हम एपिड्यूरल देते हैं। फिर ऑक्सीटॉक्सिन, स्टैंडर्ड जो ऑक्सीटॉक्सिन सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटेशन जो है वो हमने प्रिपेयर करना होता है, जो क्लियरली लेबल्ड होगा, उसमें लिखा हुआ होता है फॉर ऑगमेंटेशन, और ये हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का इन्फ्यूजन सेकेंड ट्विन के लिए यूज़ हो रहा है, वो उसका ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन इन एंटिसिपेशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अगले पैराग्राफ में लास्ट में ये बता रहा है डिलीवरी मोड, अनकॉम्प्लिकेटेड डायकोरियोनिक डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी, 2 प्लेसेंटा 2 एमनियन जो हैं उसमें हमने अनकॉम्प्लिकेटेड अगर है तो वेजाइनल डिलीवरी ही एडवोकेट होती है, रेकमेंड की जाती है। अगर जो प्रेजेंटिंग ट्विन है ट्विन 1 वो सेफिलिक है यानी उसका हेड डाउन है तो वेजाइनल डिलीवरी की जाएगी। एमरजेंसी सिजेरियन का रिस्क जो है दूसरे ट्विन के लिए क्यों है, तकरीबन 4% चांस होता है कि हमें फिर दूसरे ट्विन के लिए एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। एक की वेजाइनल डिलीवरी हो गई, दूसरे का सिजेरियन, ऐसा 4% में होता है डायकोरियन डाई एमनियन में। नॉन वर्टेक्स सेकेंड ट्विन, इसमें कह रहा है 40% जो ट्विन्स हैं उनमें नॉन वर्टेक्स होगा, पहले उनका सेफिलिक नहीं होगा, सर नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों में वेजाइनल डिलीवरी भी सेफली कंसीडर हो सकती है। दूसरा ट्विन यानी ब्रीच अगर है, नॉन वर्टेक्स है यानी दूसरा वाला ब्रीच है, तो उसमें मेम्ब्रेन्स जो है रप्चर हो सकती हैं अगर ब्रीच फिक्स्ड है इन द बर्थ कनाल। A breech extraction may be performed if the fetal distress or if the footling breach is encountered, but this require considerable expertise। यानी इसमें कह रहा है कि अगर सेकेंड ट्विन ब्रीच है तो मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकती है, अगर ब्रीच फिक्स्ड हो गया बर्थ कनाल में तो फिर मेम्ब्रेन भी रप्चर हो सकती हैं, ठीक है। ब्रीच की एक्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होगी अगर फीटल डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है तो फिर हमें ब्रीच की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, या फिर अगर फुटलिंग ब्रीच है तो फिर उसमें भी हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस कह रहा है लेस लाइकली हैं अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती, लेकिन अगर एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, वो ब्रीच अंदर फंस गया है, ठीक है, फिक्स हो गया है बर्थ कनाल में, तो फिर कॉम्प्लिकेशन होगी। वैसे लेस लाइकली है अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती अनटिल के फीट को जो है हम पकड़ नहीं लेते, बेबी के फीट को ऑपरेटर नहीं हेल्ड करता, ठीक है, तब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, जब तक कि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती, जब तक फीट नहीं पकड़ा जाता तो मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती, ठीक है। जब फीटस ट्रांसवर्स हो तो फिर हमें एक्सटर्नल सेफिलिक वर्जन करनी होगी, तो वो भी 70% केसेस में सक्सेसफुल होता है। फीटल हार्ट रेट को भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अल्ट्रासाउंड जो है हमें फाइनल पोजीशन बताएगा बेबी की, ठीक है। अगर एक्सटर्नल सेफिलिक वर्जन अनसक्सेसफुल रहा और अज्यूमिंग दैट द ऑपरेटर इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड इंटरनल पोडेलिक वर्जन कैन बी अंडरटेकन, हमने पहले एक्सटर्नल सेफिलिक वर्जन किया, अगर बेबी ट्रांसफर्स था वो 70% केसेस में सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर जो है इंटरनल पोडेलिक वर्जन करना होगा। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसफर्स अगर फीटस है
ठीक है। डिलीवरी का इंट्रापार्टम मैनेजमेंट हम देख रहे थे। सबसे पहले हमने कहा ब्रीच अगर है, दूसरा ट्विन अगर ब्रीच है और नॉन वर्टेक्स है, तो फिर जो है अगर सेकंड ट्विन, उसकी भी सेफ वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। अगर सेकंड ट्विन ब्रीच है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई या ब्रीच बर्थ कनाल में फंस गया है, फिक्स हो गया है, तो वहाँ पर भी मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। तो ब्रीच की फिर हमने एक्सट्रैक्शन करनी होगी। अगर फीटस डिस्ट्रेस में जा रहा है या फिर अगर फुटलिंग ब्रीच है तो फिर हमें एक्सट्रैक्शन करनी होगी। तो किस तरह से हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर जो है उसके फीट को ना पकड़ा जाए, बेबी के फीट को, ठीक है, तो मेम्ब्रेन रप्चर तब तक नहीं होती। फिर इसने कहा कि ट्रांसवर्स अगर फीटस है, यानी ट्रांसवर्स फीटस है, तो हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करके उसको पहले उल्टा करते हैं हेड डाउन, तो 70% केसेस में ये सक्सेसफुल हो जाता है। अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होते हैं, फीटल हार्ट रेट को भी हम मॉनिटर करेंगे साथ में एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के साथ। अगर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन अनसक्सेसफुल रहा तो फिर जो है ऑपरेटर एक्सपीरियंस है तो हम इंटरनल पॉडेलिक वर्जन करते हैं, जिसकी ये नीचे तस्वीर बनी हुई है, इंटरनल पॉडेलिक वर्जन। इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें जो फीटस का जो फुट है उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है इंटेक्ट मेम्ब्रेन्स के थ्रू। पेयर को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रैस्प किया, उसको फिर जेंटली और कंटिन्यूसली उसके फुट को हम पुल करेंगे, इनटू द बर्थ कनाल ले आएंगे। फिर मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी एज लेट एज पॉसिबल। ऑप्टिमल पोजीशन क्या है? ईजीएस्ट व्हेन द ट्रांसवर्स लाई इज़ विद द बैक सुपीरियर और पोस्टीरियर, यानी ये इंटरनल पॉडेलिक वर्जन तब ज़्यादा ईजीएस्ट होता है जब बेबी का लाई ट्रांसवर्स हो, उसकी बैक या तो ऊपर की तरफ हो, सुपीरियर हो, या पीछे पोस्टीरियरली हो, तो उसमें ये ज़्यादा इजी होता है। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अगर इसकी बैक नीचे होगी, इन्फीरियर बैक है या उसके लिम्ब हमें इमीडिएटली पाल्पेबल नहीं है, नहीं मिल रहा उसका फुट, तो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हेल्प के ज़रिए जो है लेंगे और उससे फिर फीटस के हैंड को गलती से ना पकड़ ले, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद लेंगे और फुट को ढूंढेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रैस्प करके जेंटली हमने पुल करके बर्थ कनाल से निकालना होता है। यह है इंटरनल पॉडेलिक वर्जन, और ये हम तब कर रहे हैं जब ट्रांसवर्स फीटस हो स्पेशली, और एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन अनसक्सेसफुल हो तो। फिर आता है आगे टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी। लास्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि अनकॉम्प्लिकेटेड डायकोरियोनिक जो ट्विन प्रेगनेंसी हैं, 2 प्लेसेंटा वाली, तो उसमें जो है वेजाइनल डिलीवरी एडवोकेट होती है फ्रॉम 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। डायकोरियोनिक है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, 37 के बाद ही हम वेजाइनल डिलीवरी करते हैं जिसमें प्रेजेंटिंग ट्विन सेफेलिक है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड लेकिन मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है, 1 प्लेसेंटा है, तो उसमें फिर हमें इलेक्टिव डिलीवरी करनी होगी फ्रॉम द 36 वीक ऑफ जेस्टेशन फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। मोनोकोरियोनिक में 1 प्लेसेंटा है लेकिन है अनकॉम्प्लिकेटेड, तो फिर उसमें हमें 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ही हम इलेक्टिव डिलीवरी कर लेते हैं एंटीनेटल स्टेरॉइड्स देके, ताकि फिर फीटस के लंग मैच्योर हो, सर्फेक्टेंट रिलीज़ हो। क्योंकि इसमें ना रिस्क होता है, 1.5 रिस्क होता है लेट इन यूट्रो डेथ का मोनोकोरियोनिक ट्विन में, इसीलिए है अनकॉम्प्लिकेटेड लेकिन मोनोकोरियोनिक है, 1 प्लेसेंटा है, तो रिस्क की वजह से हम स्टेरॉइड देके 36 पर ही डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन डायकोरियोनिक अगर था तो उसमें हम 37 पर ही कर रहे थे। 38 के बाद प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करना, अगर हम 38 वीक के बाद ट्विन प्रेगनेंसी को अनकॉम्प्लिकेटेड वाले को प्रोलॉन्ग करके ले जाते हैं तो उससे एक रिस्क है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी तो 37 to 42 के दरमियान होती है ना, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विन प्रेगनेंसी को हम 38 से ज़्यादा नहीं लेके जाते, क्योंकि हम 38 से ज़्यादा ले जाएंगे तो उससे इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ का रिस्क होता है। इंडिकेशन जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी दूसरे ट्विन पर वही इंडिकेशन है जिस तरह हम सिंगल टन पर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, कब कर रहे होते हैं, तो सारा हम लेबर में देखेंगे, लेकिन वही है कि मल्टीपल में भी हमने दूसरे ट्विन पर उसी तरह इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जिस तरह हम सिंगल के लिए करते हैं अगर नीड हुई तो। हायर ऑर्डर ऑफ मल्टीपल्स अगला टॉपिक है हमारा। हायर ऑर्डर ऑफ मल्टीपल यानी जैसे ट्रिपलेट्स हो गए या और उससे ज़्यादा, इनका जो इंसिडेंस है स्पॉन्टेनियस ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का वो है 1 in 6000 से 8000 बर्थ में एक प्रेगनेंसी ट्रिपलेट होती है। ज़्यादातर ये असिस्टेड फर्टिलिटी से होती है, ठीक है। असिस्टेड फर्टिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करती है इसका इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल जैसे 221 सेट्स डिलीवर हुए यूके में इन 2012,
221 सेट, इतने ज़्यादा बेबीज़, तो 221 सेट ये असिस्टेड फर्टिलिटी के ज़रिए जो है डिलीवर हुए। तो मतलब असिस्टेड में IVF वगैरह में मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का हायर ऑर्डर मल्टीपल्स का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो इनमें जैसे ट्रिपलेट्स हैं तो इनमें भी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी और ज़्यादा हो जाती है। इनकी एवरेज जेस्टेशन 34 वीक होती है एट डिलीवरी के टाइम पर ये 34 पर ही इनकी डिलीवरी हो जाती है UK के डेटा के अकॉर्डिंग। इनका बर्थ वेट 1.8 kg होता है। इनमें जो है 26.7 जो बच्चे हैं उनको 1000 में से 26.7 को सेरेब्रल पाल्सी का रेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं ट्रिपलेट्स में। अगर वो मोनोकोरियोनिक ट्रिपलेट है, एक ही प्लेसेंटा है, तो उसमें हमने हर एक बेबी का जो है रिस्क कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर वो डायकोरियोनिक है, दो अलग प्लेसेंटा हैं, या फिर 3 है ट्राइकोरियोनिक प्लेसेंटा हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो फिर भी हमें हर एक बेबी का रिस्क कैलकुलेट करना है सेम। फिर एंटीनेटल अपॉइंटमेंट कितने होंगे नाइस के अकॉर्डिंग। अनकॉम्प्लिकेटेड अगर मोनोकोरियोनिक ट्राई एमनियोटिक है और डायकोरियोनिक 2 प्लेसेंटा लेकिन ट्राई एमनियोटिक ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उनको हमें एटलीस्ट 11 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट देने होंगे, 11 एटलीस्ट। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि मोनोकोरियन में हमने 9 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट, डायकोरियन में 8, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि 3 एमनियन है, प्लेसेंटा 1 हो या 2 हो, तो उनमें हम 11 एंटीनेटल अपॉइंटमेंट देंगे। 11 बार फीमेल जो है विज़िट करेगी। प्रोलॉन्गिंग ऑफ प्रेगनेंसी इसमें रेकमेंड नहीं होती। ट्रिपलेट में हमने 36 वीक ऑफ जेस्टेशन से आगे प्रेगनेंसी को नहीं लेके जाना होता। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप कौन से हैं। तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी इनकर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, पर्सनल एंड सोशल कॉस्ट फॉर द फैमिलीज़ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द न्यूनेटल पीरियड। तो यानी बर्डन भी बढ़ता है, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं तो फैमिली पर बर्डन है, फाइनेंशियल, पर्सनल, सोशल। तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है ना इस कॉस्ट के लिए वो भी ज़्यादा हो गए हैं हैंडीकैप बच्चों के लिए। वो हैंडीकैप जो ज़्यादातर प्री टर्म डिलीवरी की वजह से है, तो उनके लिए अब जो है ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट क्या है। सेवरल स्पेशलाइज सपोर्ट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिसमें टाम्बा है, ट्विन एंड मल्टीपल बर्थ एसोसिएशन, ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, सपोर्टिंग ग्रुप। इसके अलावा मल्टीपल बर्थ फाउंडेशन इन UK। ठीक है, तो सारे जो पेरेंट्स जो ट्विन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको जो है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी चाहिए फॉर लोकल रिसोर्सेज। दैट्स इट। अब जो ठीक है, इस चैप्टर के की लर्निंग पॉइंट्स हैं एंड में कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के रेट बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, हर प्रेगनेंसी में जो है कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ मैक्रोसोमिया एंड पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। ठीक है, जिस तरह हर प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वही मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी हो रही है, सिवाय इसमें मैक्रोसोमिया नहीं होता और पोस्ट डेट प्रेगनेंसी नहीं होती। इसमें प्री मैच्योर होती है, प्री टर्म होती है, पोस्ट डेट नहीं होती। ये दो नहीं है, बाकी तकरीबन सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें होती हैं, मैक्रोसोमिया और पोस्ट डेट नहीं होती। फिर इसमें हमने ये भी सीखा कि प्री टर्म बर्थ, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाना, स्टिल बर्थ, ये की कॉजेज़ हैं जिसमें फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में। मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी बढ़ती जा रही है मल्टीपल प्रेगनेंसी में, मदर को भी जो है रिस्क है। अर्ली अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ही की मैनेजमेंट होता है कि हम मल्टीपल प्रेगनेंसी को किस तरह मैनेज करें। अर्ली अल्ट्रासाउंड असेसमेंट करें क्योंकि उसी से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है, कितने फीटस हैं, क्या कोरियोनिसिटी है, जाइगोसिटी है, एमनियोसिटी है। ठीक है, वो सब और उसके अलावा रिस्क जो भी है वो हम स्ट्रेटिफाई करेंगे अगर फीमेल अर्ली अल्ट्रासाउंड करवा लेती है, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसकी सेल्फ असेसमेंट देखेंगे। सबसे पहले केस हिस्ट्री है। मिस बी जो है उसके बारे में बता रहा है। मिस बी इज़ 38 वीक gestation in her second pregnancy. This is dichorion diamnion। ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, 38 वीक चल रहा है, 2 प्लेसेंटा है, 2 एमनियन है, अनकॉम्प्लिकेटेड है।
मिस बी प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट पर उसको कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है। पहला जो ट्विन है वो प्रेजेंटिंग ट्विन है, सेफिलिक है, दूसरा भी सेफिलिक है। उसकी जो पहली प्रेगनेंसी हुई थी वो टर्म डिलीवरी हुई थी, 11 महीना पहले हुई थी, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। एग्जामिनेशन पर मिस बी 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है। दोनों फीटल हार्ट रिकॉर्डिंग्स जो है वो रीअश्योरिंग ही हैं, सही हैं बिल्कुल। एपीड्यूरल उसको बिल्कुल इंसर्ट किया गया है और गुड एनाल्जेसिया प्रोवाइड हुआ है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जैसा कि इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि हम इस सिचुएशन में इंटरवीन करें, मदाखलत करें, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम मदाखलत करें। मिस बी जो है उसका स्पॉन्टेनियसली वो लेबर में जा रही है और वो क्विकली प्रोग्रेस कर रही है। फीटल हार्ट रेट भी उसका बिल्कुल सही है, रीअश्योरिंग है। तो हम लेबर को नेचुरली ही प्रोग्रेस होने देंगे और फीटल की मॉनिटरिंग करते रहेंगे कंटिन्यूसली। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसने कहा है कि मिस बी का वाटर रप्चर हुआ है, शी प्रोसीड्स टू हैव अ स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। जब ऑन डिलीवरिंग ऑन ट्विन 1, जब पहला जो ट्विन है वो डिलीवर हुआ, उसका एब्डोमेन पाल्पेट किया और अल्ट्रासाउंड ने कंफर्म किया कि दूसरा ट्विन भी सेफिलिक है। फीटल हार्ट रेट अभी भी रीअश्योरिंग है। तो अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इसका आंसर है कि अगेन यहाँ पर कोई भी इंटरवेनिंग की इंडिकेशन नहीं है। मिस बी सक्सेसफुली उसने एक ट्विन डिलीवर कर लिया है, दूसरे ट्विन का हेड जो है अब डिसेंड होने के लिए वेट हो रहा है, जो इंक्रीज़ करता है लाइक्लीहुड ऑफ स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, देन आगे बता रहा है 25 मिनट्स ऑफ रीअश्योरिंग हार्ट मॉनिटरिंग के बाद मिस बी जो है हर 10 मिनट पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पहले हर 5 मिनट पर कर रही थी, अब हर 10 मिनट पर, 25 मिनट के बाद। और फीटल हार्ट भी मॉनिटरिंग सही है, रीअश्योरिंग है। अब कैसे प्रोसीड करेंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर अब हमारे दो ऑप्शंस हैं। पहले फर्स्ट वुड बी टू परफॉर्म एमनियोटोमी, या तो हम एमनियोटोमी करके दूसरे ट्विन की मेम्ब्रेन को रप्चर करें, तो उससे ये होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस फिर ज़्यादा होंगी। ठीक है, और दूसरा ट्विन डिलीवर हो जाएगा। दूसरा ये ऑप्शन है कि हम ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दें ताकि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएं और दूसरे ट्विन की डिलीवरी से प्रोसीड करें। ठीक है, या एमनियोटोमी करें या ऑक्सीटोसिन दें, ये दो ऑप्शन है। तो जैसा कि मेम्ब्रेन अभी तक इंटैक्ट है तो हमें जो है ना कॉशियस होना चाहिए विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन। अभी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तो हमें ऑक्सीटोसिन एहतियात से देना, अभी नहीं देना। तो इसीलिए हमारा आइडियल ऑप्शन यही है कि हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करें और जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी विच विल पुश द फीटल हेड इनटू द पेल्विस, कॉन्ट्रैक्शन से जैसे ही हेड पेल्विस में आएगा तो फिर तब हम जो है ना आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करें। ठीक है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करें, फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे ही हमें कॉन्ट्रैक्शन होगी पेल्विस में आएगा हेड तो हम मेम्ब्रेन को रप्चर करें, एमनियोटोमी करें। ऑक्सीटोसिन हम तब यूज़ करते हैं, हम जो है ना इस स्टेज पे ऑगमेंटेशन के तौर पर फिर यूज़ करेंगे। ऑक्सीटोसिन होता ही ऑगमेंटेशन के लिए, अभी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई, हम जब करेंगे मेम्ब्रेन रप्चर फिर हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। देन लास्ट में है कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ट्विन टू रप्चर, अब दूसरे ट्विन की अब रप्चर हो गई है। वेजाइनल एग्जामिनेशन रिवील दैट मिस बी रिमेन फुली डायलेटेड, हाउएवर ट्विन 2 इज़ नाउ ट्रांसवर्स, अब जो है वो ट्रांसवर्स हो गया है, उसकी बैक ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, वो ट्रांसवर्स हो गया है। फीटल हार्ट रेट अब ट्रेस कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, ट्रेसिंग शोज़ प्रोलॉन्ग फीटल डेसेलरेशन, सॉरी फीटल जो हार्ट रेट है उसमें डेसेलरेशन हो रही है, अब प्रोलॉन्ग डेसेलरेशन। अब आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो इसमें हमारा आंसर होगा कि अब ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। ठीक है, इंश्योर करें कि आपके पास वहाँ पर सीनियर ऑब्स्टेट्रिक हेल्प के लिए प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम किस तरह इस सिचुएशन को मैनेज करेंगे। पहला ये है कि हम इंटरनल पॉडेलिक वर्जन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करके फिर इंटरनल पॉडेलिक वर्जन करेंगे। एग्जामिनेशन पे हमने ना फीटल स्पाइन को फॉलो करना है, फीटल स्पाइन को देखेंगे टूवर्ड द लेग्स और फिर हमने फुट को पाल्पेट करना है, फुट के ऊपर जेंटल ट्रैक्शन देनी है फुट को ताकि
डिलीवरी हो फीटस की बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ब्रीच एक्सट्रैक्शन के ज़रिए उसको हमने डिलीवर करना है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम ट्रांसफ़र करें मदर को ऑपरेटिंग थिएटर की तरफ, ओटी की तरफ, और फिर हम परफॉर्म करें कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। या तो ये ऑप्शन है कि हम इंटरनल पॉडलिक वर्जन करें, स्पाइन को ढूंढ के लेग्स की तरफ जाएं, फुट को पालपेट करें, जेंटल ट्रैक्शन देके ब्रीच एक्सट्रैक्शन करें। या दूसरा ऑप्शन है कि मदर को ओटी में ले जाएं, इमरजेंसी सी सेक्शन करें उसका, ठीक है। जैसा कि मिस बी मल्टी पैरस है, दूसरी प्रेगनेंसी उसकी चल रही है, तो इंटरनल पॉडलिक वर्जन और ब्रीच एक्सट्रैक्शन इसमें क्विकेस्ट वे है टू डिलीवर, दूसरे ट्विन को डिलीवर करने के लिए हम इंटरनल पॉडलिक वर्जन और ब्रीच एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और क्विक रिकवरी हो जाएगी मिस बी की। एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन भी तीसरा ऑप्शन है, लेकिन नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट पर हम वो नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हमने देखा फीटल का हार्ट रेट डेसेलरेशन में जा रहा है, अगर वो सही होता तो हम कर सकते थे एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन, लेकिन हार्ट रेट रीअश्योरिंग नहीं है तो फिर हमें इंटरनल पॉडलिक वर्जन करना होगा, फुट ब्रीच एक्सट्रैक्शन करनी होगी, और ये इसमें बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगले पेज पर ये EMQs गिवन है, एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस। इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस रीड करती हूँ, फिर मैं आपको उसके आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू रिव्यू अ वुमन हु इज़ 18 वीक प्रेग्नेंट विथ मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन, यानी कोरियन प्लेसेंटा एक है और वो 2 एमनियोन है, 18 वीक प्रेगनेंसी चल रही है। अल्ट्रासाउंड इज रिपोर्टेड डीपेस्ट वॉल्यूम ऑफ पूल जो है पहले ट्विन का लेस देन 2 सेंटीमीटर है, 2 एमनियोन है ना, तो 2 अलग एमनियोटिक कैविटी है, प्लेसेंटा सिर्फ एक है, तो एक वाले का डीपेस्ट वॉल्यूम पूल जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले ट्विन का डीपेस्ट वॉल्यूम ऑफ पूल 10 सेंटीमीटर है, यानी एक को ओलिगोहाइड्रोमिनोस है, दूसरे को पॉलीहाइड्रोमिनोस है। ब्लेडर जो है पहले ट्विन का वो अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमने इसका आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर है ये जो है हमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम स्टेज 1 लग रहा है, क्योंकि देखिए ब्लेडर अभी विजिबल नहीं है, तो ब्लेडर विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ना ओलिगोहाइड्रोमिनोस पॉलीहाइड्रोमिनोस सीक्वेंस लग रहा है, ये स्टेज 1 है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का, ठीक है। और ये फाइंडिंग्स जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कंफर्मेशन करनी है हमें, तो इसीलिए हमें इसको टर्शरी रेफरल ओपिनियन की तरफ रेफ़र करना है, यही इसमें अप्रोप्रिएट है। जैसा कि इसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि इंटरवेंशन अगर हम करेंगे, अगर हम इसकी लेज़र अब्लेशन करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में, तो इसलिए हम इसको टर्शरी रेफरल करेंगे। आंसर है इसका रेफरल फॉर द टर्शरी रेफरल ओपिनियन, ठीक हो गया, लेज़र अब्लेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, यू रिव्यू अ वुमेन हु इज़ 20 वीक प्रेग्नेंट विथ मोनोकोरियन मोनो एमनियोन। अब एमनियोटिक फ्लूइड भी एमनियोटिक कैविटी भी एक ही है, प्लेसेंटा भी एक है, उसको बुकिंग विजिट पर आप कर रहे हो रिव्यू, 20 वीक प्रेग्नेंट है। शी आस्क्ड योर ओपिनियन रिगार्डिंग टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी, शी हैड होप्ड फॉर अ वेजाइनल डिलीवरी, हाउ वुड यू एडवाइस हर। तो इसका आंसर है कि ये जो 20 वीक वाली प्रेग्नेंट वुमेन है, इसमें आंसर होगा कि हमें जो है कॉल टू लेबर वार्ड फॉर डिलीवरी ऑफ 37 वीक डाई कोरियन डाई एमनियोन ट्विन। सॉरी, देखिए ये वाली जो फीमेल है 20 वीक प्रेग्नेंट है, मोनोकोरियन मोनो एमनियोन है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मोनोकोरियन एक प्लेसेंटा एक एमनियोन होता है, तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं। एक तो मेजर रिस्क कॉर्ड इंटेंगलमेंट का होता है, तो इसमें कॉर्ड इंटेंगलमेंट का रिस्क है और डेथ भी हो सकती है, इन ट्विंस की वेरी हाई रिस्क है, तो एज अ रिज़ल्ट डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए ही रिकमेंड की जाएगी। और ये जो नॉर्मली हम सिजेरियन करेंगे ये 32 से 34 वीक के दरमियान करेंगे, याद रखिएगा, आफ्टर अ कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड देके फिर हमें 32 से 34 वीक के दरमियान फिर इसको डिलीवर करना होगा, ठीक है। कॉर्ड एंटेंगलमेंट का रिस्क, इसका आंसर हमारा यही होगा कि एफ ऑप्शन जो है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हम करेंगे 32 to 34 वीक पर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर कॉल्ड टू द लेबर वार्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ 37 वीक डाई कोरियोनिक डाई एमनियोन ट्विन, 2 प्लेसेंटा 2 एमनियोन है, उसकी डिलीवरी के लिए आपको बुलाया गया, 37 वीक वाली प्रेग्नेंट वुमेन है,
पहला ट्विन जो है सेफेलिक डिलीवर हुआ, दूसरा ट्विन सेफेलिक है लेकिन वो पेल्विस में हाई ऊपर है, मेम्ब्रेन्स अभी तक इंटैक्ट है। आप जब आए हैं तो CTG पर डेसेलरेशंस मिल रही हैं, कार्डियोटोकोग्राफी पर डेसेलरेशंस मिल रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा? अब देखिए 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, या तो हम एमनियोटोमी करें, मेम्ब्रेन्स को रप्चर करें, या हम सेफेलिक डिलीवरी करें, एमनियोटोमी करके और सेफेलिक डिलीवरी करें। दूसरा है कि हम इंटरनल पॉडलिक वर्जन और एमनियोटोमी करें, ठीक है, और फाइनली एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो ये 3 ऑप्शन है। इसमें एमनियोटोमी और जो सेफेलिक डिलीवरी है उसमें प्रोलॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि पेल्विस में बहुत ऊपर है बेबी का हेड, तो ये ऑप्शन अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है कि हम इंटरनल पॉडलिक वर्जन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी डेसेलरेशन हो रही हैं, तो अभी इंटरनल पॉडलिक वर्जन करके हम उसको बेबी को निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑन अ ड्यूटी इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड अ वुमेन प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एवरी 15 मिनट पर उसको कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एग्जामिनेशन पर पता चला है लॉन्ग क्लोज्ड सर्विक्स विथ रीअश्योरिंग फीटल हार्ट ट्रेस, ठीक है। हर 15 मिनट पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एग्जामिनेशन पर लॉन्ग क्लोज सर्विक्स है, रीअश्योरिंग फीटल हार्ट ट्रेस, हार्ट बीट उसकी रीअश्योरिंग है। तो जैसा कि जो है ये ट्विन प्रेगनेंसी है तो रिस्क प्री टर्म डिलीवरी का बढ़ जाता है इसमें। तो आल्दो सर्विक्स अभी क्लोज है, लेकिन फीमेल जो है वो हर 15 मिनट पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। एज अ रिजल्ट इट वुड बी रीजनेबल टू एडमिनिस्टर एंटीनेटल स्टीरॉयड। तो इसमें हमारा आंसर यही होगा कि हमने जो है एंटीनेटली इसको स्टीरॉयड देना है, एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो सर्फेक्टेंट के लिए हम स्टीरॉयड दे देंगे। दैट्स इट। यहाँ पर हमारे EMQs भी कंप्लीट हुए। लास्ट अब सिंगल बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन डज नॉट इंक्रीज इन इंसिडेंस इन मल्टीपल प्रेगनेंसी। ये सारी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन कौन सी वाली मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं होती? तो मैंने आपको 2 ही बताई थी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में पोस्ट डेट नहीं होता, प्री मेच्योर होता है, पोस्ट डेट नहीं होता। दूसरा मैक्रोसोमिया नहीं होता, तो प्री एक्लेम्शिया नहीं, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस नहीं, प्री टर्म भी नहीं, वो भी होगा, ये सारी होंगी। मैक्रोसोमिया नहीं होगा, फीटल ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि मैक्रोसोमिक बेबी नहीं होता, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया भी होता है क्योंकि प्लेसेंटा का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्री एक्लेम्शिया भी होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी में। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी होगी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। प्री टर्म ज़्यादा होता है, ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस भी होगा। मैक्रोसोमिया एबनॉर्मली लार्ज फीटस नहीं होता मल्टीपल प्रेगनेंसी में, सिंगल में वो ज़्यादा फिर भी होगा, लेकिन इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्विंटेरो स्टेज फॉर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे क्विंटेरो क्लासिफिकेशन के, तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन बोथ ट्विन, रेज्ड मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर, रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स इन बोथ ट्विन। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ये ऐसा कुछ भी हमने क्विंटेरो स्टेजिंग में नहीं पढ़ा था। ए ऑप्शन देखिए, ओलिगो पॉलीहाइड्रोमोनस मिलता है, ब्लेडर दोनों का विजिबल, हाँ मिलता है, डॉपलर दोनों के नॉर्मल, सही है। सी ऑप्शन देखिए, ओलिगो पॉली भी है, नॉन विजुअलाइज ब्लेडर, एबनॉर्मल डॉपलर जिसमें एब्सेंट रिवर्स एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी इन द अम्बिलिकल आर्टरी, रिवर्स फ्लो इन ए वेव ऑफ द डक्टस वेनोसस एंड पल्सेटाइल फ्लो इन द अम्बिलिकल वेन इन आइदर फीटस, बिल्कुल सही, ये भी हमने पढ़ा था। ये स्टेज 3 कहलाता है। 1 और बोथ फीटस हैव डाइड, ये स्टेज 5 कहलाता है। 1 और बोथ फीटस शो साइन ऑफ हाइड्रोप्स, ये स्टेज 4 कहलाता है। और ए ऑप्शन में जो है स्टेज 1 है, बाकी रह गया बी ऑप्शन, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ, विच वाज मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर नंबर 8 विच इज़ प्री टर्म लेबर, ठीक है, प्री टर्म लेबर स्टार्ट करेंगे।